बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान रिक्ज़ा अवान एक बार फिर से सावी बैठक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने हमें रात के इस पहर वक्त दिया और अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईम अहमद साहिब, जो कि डायरेक्टर हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुगर केन डिपार्टमेंट के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल शकूर साहिब, सीनियर साइंसदान हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल खालिक साहिब, और सरदार अब्दुल खालिक साहब भी सीनियर साइंसदान के बतौर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है सरदार बाबर फरीद साहब, जो कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं और माशाल्लाह बाकी किसानों की भी रहनुमाई करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद साहिब, जो कि सीनियर साइंसदान हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। मैं डॉक्टर नईम अहमद साहिब को, उनकी पूरी टीम को खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर बाबर सरदार साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जो हमें फेसबुक से बराह रास्त देख रहे हैं, उन सब लोगों का शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम सब लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नईम साहब। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर, बहुत शुक्रिया आपको और आपकी टीम का जो इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बाबर फरीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। जी, डॉक्टर नईम साहब, मैं अपने सवालात का आगाज आपसे करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गन्ने की फसल की क्या अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, और अगर इसको बेहतर तरीके से काश्त करते हैं, निगहदाश्त करते हैं, तो वो इस फसल से कितना मुनाफा कमा सकते हैं। जी मैडम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गन्ना एक नकदावर फसल है और ज़मींदार जो है इस वक्त हमारे अगर मुल्क में देखें तो गन्ने की फसल ना सिर्फ जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, सदर्न पंजाब में और नार्दर्न पंजाब में भी गन्ने की फसल काश्त की जाती है। और अगर हम इस वक्त देखें तो पिछले 4 या 5 साल में अगर देखें तो गन्ने ने मैक्सिमम पैदावार दी है। हमारी ना सिर्फ पैदावार इंक्रीज हुई है पर एकड़ यील्ड भी इंक्रीज हुई है। जी सर, हम आपको सुन रहे हैं। म्यूट हुआ है जी, म्यूट हुआ है। मेरे ख्याल में टीम में से किसी ने सबके माइक म्यूट कर दिए हैं। नईम साहब बोल रहे हैं। गैस बिल्कुल नहीं है अभी। ज़ाहिर वैसे भी दावत थी उधर। नईम साहब का माइक प्लीज म्यूट अनम्यूट कर दें। जी डॉक्टर नईम साहब, हम आपको सुन रहे हैं। आपका माइक जो था वो म्यूट हो गया था। जी तो सर। ना सिर्फ जनूबी पंजाब में बल्कि सेंट्रल पंजाब में भी बहुत सारे जिम्मेदार ऐसे हैं जो 1200, 1400, 1500 मन इस वक्त पैदावार ले रहे हैं। जनूबी पंजाब में तो मैक्सिमम लोग इस तरह पैदावार 1400-1500 मन, 1200 मन पैदावार ले रहे हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब में भी इस वक्त जिम्मेदार जो है अच्छी पैदावार ले हैं। पिछले 2-3 साल में जो गन्ने के कंपटीशन हुए हैं उसमें जिम्मेदारों ने 1800 से 2000 मन तक पैदावार ली है। इस तरह मैं समझता हूँ कि गन्ने की एक जिम्मेदार के लिए बहुत अहम फसल है। अगर इस तरह गन्ना अगर लोग सही टेक्नोलॉजी के साथ काश्त करते हैं, वैरायटीज को अपनाते हैं। मैडम, आवाज आ रही मेरी आपको? इस तरह आ रही है आवाज, तो आ रही है आपकी गिल साहब, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। इस वक्त हम जो है कि गन्ने के लिहाज से अगर गन्ने की वैरायटीज को ले तो हम साइट स्पेसिफिक वैरायटीज पे जा चुके हैं कि जब जिम्मेदार जो हमारे भाई हैं जो वैरायटीज उनके इलाके के लिए बेहतर नहीं कि जो मर्जी वैरायटी आप काश्त नहीं करें, अब साइट स्पेसिफिक वैरायटीज जो उनके इलाके के लिए बेहतर वैरायटीज हैं वो अगर वैरायटीज जिम्मेदार काश्त करेंगे और टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो वो मैक्सिमम पैदावार ले सकते हैं। जी मैडम। रिक्शा आप म्यूट हुई हैं जी। हेलो। जी जी,
जी नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नईम साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीज का इंतखाब है और बीज की तैयारी है, ये बड़ा अहम है। इसकी मिकदार भी बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते। अभी मेरे भाई ने सवाल पूछा था कि हमें समझ नहीं आती कि किस तरह हम बीज का इंतखाब कर सकते हैं, कौन सी फसल, अगर हम खुद बीज तैयार करते हैं तो कौन सी फसल से हमें बीज लेना चाहिए। इसके मामले में थोड़ी रहनुमाई करते हैं इस बारे में। अब्दुल खालिक साहब, आप जवाब दें इसके ऊपर। जी नईम साहब। जी मैडम, शुक्रिया जी। हेलो। जी सुन रहे हैं सर जी हम। मैडम, ये मैं जो है ना, बीज की तैयारी के लिहाज से जो हमारे जो जमींदार भाई हैं उनकी तरफ से जो कुताही हो जाती है इस मामले में, और जो हमारी अल्टीमेटली हमारी जो यील्ड है उसको इफेक्ट करती है, उसमें ये है कि गन्ना जो है ना, गन्ने का जो बीज है वो बिल्कुल साफ सुथरा बीज होना चाहिए। हमारी जो लेरी फसल है, प्लांट क्रॉप है, उससे हमें लेना चाहिए। जो गिरी हुई फसल है या हमारी अपना जो रटून क्रॉप है मोटी, उससे हमें नहीं लेना चाहिए। और फिर अहम चीज़ ये है कि जो हमारे जो वैरायटीज़ के अंदर को मसला आता है बुरुर का, बीमारियों का, तो उसके लिए ये है कि अगर बीज जितना हमारा साफ़ सुथरा होगा, जितना हमारा बीमारियों से पाक होगा, कीड़ों से पाक होगा, उतनी ही हमारी पैदावार अच्छी होगी। और क्योंकि ये बुनियाद होती है किसी भी फसल के लिए अच्छा बीज, तो इसमें ज़मींदार भाइयों को ये हमारी जो है रिकमेंडेशन ये है कि वो सपोज एक ज़मींदार ने 10 एकड़ काश्त करने हैं, तो 1 एकड़ जो है वो रखे सिर्फ बीज के लिए। यानी कि वो बीज जो है ना, जब उसकी बिजाई करनी है, वो साफ़ सुथरा, वो नर्सरी बन जाएगी उसकी, यानी कि वो हेल्थी नर्सरी होगी उसकी। तो वो जितना साफ सुथरा बीज होगा, नर्सरी जितनी अच्छी होगी, उसमें उनकी खाद है, दवाई है, बाकी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा केयर करेगी उसमें। तो इसमें जितना वो केयर करेंगे बीज के लिहाज से, उतनी ही फसल अच्छी होगी। तो ये इसके मामले में अहम चीज़ें हैं। सर, कुछ किसान ऐसे हैं जो खोरी लगी होती है बीज को और थोड़ी बहुत लगी होती है तो वैसे ही मतलब बीज बो देते हैं, तो क्या उसका पैदावार के ऊपर कोई असर होता है? जी बिल्कुल। जो खोरी जो है ना जी, अगर हम खोरी समेत हम काश्त करेंगे, तो जो टर्माइट है उसका अटैक बढ़ जाता है फसल के ऊपर। तो उसका जो है जर्मिनेशन के ऊपर भी इफेक्ट होगा, उसका जो है उगाव है वो शदीद मुतासर होगा। यानी कि ये तो हम कहते हैं बिल्कुल खोरी से पाक बीज होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर। जी, हमारे साथ अदल चीमा साहब मौजूद हैं। अदल साहब, आप सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। जी मैडम, मेरा सर से सवाल ये है कि ये शुगर केन के सीड के वाले से अक्सर कहा जाता है कि हमें उसका जो टॉप 1/3 पोर्शन है वो यूज करना चाहिए। और दूसरा, सर ने अभी बात की कि मोटी फसल से हमें जो है वो बीज नहीं रखना चाहिए, तो काइंडली सर इसकी रीजन बता दें, इसकी रीजन क्या है। और दूसरा ये बता दें कि शुगर केन को हमेशा पोर्शन में ही कट करके क्यों लगाया जाता है, हम पूरे का पूरा शुगर केन क्यों नहीं यूज कर सकते। जी, इसमें ये है कि जो रैटून क्रॉप है ना जी, रैटून क्रॉप का अंदर जो है बीमारी और उनका जो कीड़े का अटैक ज़्यादा होता है, इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि प्लांट क्रॉप से लेनी चाहिए। लेरी फसल से बीज जो है वो लेने से उसका उगाव वगैरह वो बेहतर होता है। तो इसमें दूसरी इसमें बात ये है कि इसमें जो आप कह रहे हैं कि गन्ने के जो पीसेस हैं, पीसेस जो करने के फ़ायदे ये होते हैं कि इसमें अपना बिजाई के अंदर आसानी होती है। जब बाद में हमने इसके जो मराल होते हैं ज़मीन की जो है वो हल चलाने के या अपना 90 दिन के बाद उसके अंदर मट्टी चलाने में उसमें आसानी होती है। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी सफियान खालिद साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुफियान खालिद लिया से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो है ट्रेंच मेथड और पिट सोइंग मेथड, इसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या है, और अयूब एग्रीकल्चर इसके हवाले से किसानों को डेमो या उसके टेक्निकल एडवाइजरी में किस तरह तक सपोर्ट कर रहे हैं? जी, इसमें ये है कि जो हमारा जो ट्रेंच मेथड है ना जी, 4 फीट का, वो सबसे बेहतरीन है। इसका जो है इम्प्लीमेंट जो है इसके इस लिहाज से अडॉप्टेड है, और इसमें नावेला इसका यकीनन इसकी पैदावार और इसकी तमाम ऑपरेशन जो हैं वो तमाम मेथड से अच्छे हैं। हमारा ज़मींदार जो है वो आमतौर पर 2.5 फीट पे है, तो 2.5 फीट का और 4 फीट का अगर कंपैरिजन करें, हमारे फार्म पे दोनों तरह के तरीके जो है वो एक्सपेरिमेंट में लगे होते हैं। तो उसमें लॉजिंग है, बाकी चीज़ें हैं, और जो है अर्ली मैच्योरिंग है वो यकीनन 4 फीट के अंदर बेहतर होती है। तो ट्रैप जो जो दूसरा मेथड है पिट प्लांटिंग का जो आप कह रहे हैं,
उसके ऊपर अभी रिसर्च है, तो उसके अभी फाइनल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से भी नहीं है। हाँ जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी इफ्तिखार अली साहब, आप सवाल पूछ सकते हैं। इफ्तिखार अली साहब, हम आपको सुन रहे हैं। चलिए, जब तक इफ्तिखार अली साहब आप अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग ना पिट प्लांटिंग या हाई डेंसिटी जो शुगर केन है उसके लिए रिकमेंड किया जाता है उनको। मैंने भी ये ट्राई किया था, 3 मरले का मैंने प्लाट लगाया था, लेकिन मेरा कामयाब नहीं हो सका। वो बाद में मिल जाते हैं आपस में, जो पिट प्लांटिंग या कह लें हाई डेंसिटी में का तरीकाकार है। तो मुझे बताएं कि एक आम किसान इसमें क्या क्या प्रैक्टिस कर सकता है और क्या क्या चीजें अपना सकता है कि उसकी जो पिट प्लांटिंग या हाई डेंसिटी प्लांटिंग है शुगर केन की, वो उसको अपना सके। शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद। जी सर। पिट प्लांट के लिहाज से इसमें यह है कि लेबोरेटरी है, ये मेथड अच्छा है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इसमें हम इसको हाई लेवल पर नहीं कर सकते। एक जमींदार जिसके 12 एकड़ हैं, 50 एकड़ हैं, उसके लिए जो 4 फीट जो मेथड है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से जो रिकमेंड किया जाता है वही बेहतर होता है। उसके अंदर ये है कि पिट प्लांटिंग के अंदर लेबोरियस वर्क है, उसमें अखराजात एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। अगर उसमें पैदावार 50-60 मन एक्स्ट्रा आती है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमारी तरफ से यही है ज़मींदार भाइयों के लिए कि जो 4 फीट का जो मेथड है ना उसको ही अडॉप्ट किया जाए, वो बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया। हसन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। जी हसन। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो ये न्यू वैरायटीज आई हैं, मतलब जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो सर इनमें मतलब ये हमें ज़रा बता दें कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किस हद तक इनमें चाहिए होती हैं, और क्या एक आम फार्मर, मतलब जिस तरह आपको पता है कि आजकल लेबर का जो है वो भी काफ़ी एरियाज में या मतलब शॉर्ट रहती है सीजनल क्रॉप्स में, तो क्या ये इसमें कितनी लेबर रिक्वायर्ड होती है और एक आम फार्मर जो है वो इसे अडॉप्ट कर सकता है, इसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किस हद तक उसे ज़रूरत होगी? जी, जो जी हसन, बहुत शुक्रिया। 4 फीट का जो मेथड है ना, ट्रेच मेथड, वो इजीली अडॉप्टेबल है। इसमें सिर्फ यही है कि आप जो इम्प्लीमेंट है उसको आप बना लें जनाब वाला 4 फीट के लिहाज से। इसके अंदर यानी कि आपकी फासला बढ़ जाता है रो टू रो। उसमें ये होगा कि आपका जो इंटर कल्चर ऑपरेशन है वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो यानी कि आम जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है उसकी निस्बत इसमें बहुत आसानी है तमाम ऑपरेशन करने के अंदर। वीट का कंट्रोल है, इरिगेशन की एप्लीकेशन है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, इंसेक्टिसाइड का जो है एप्लीकेशन है, हर चीज़ इसके अंदर आसान है। सिर्फ ये कर ले कि अपने जो इम्प्लीमेंट है इस लिहाज से इसको चेंज कर ले बस, तो इसमें काफ़ी आसानी होगी। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी इफ्तिखार अली साहब, हम पूछ सकते हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, लॉजिंग के जी बाबर साहब। जी बाबर साहब। जी, मैं इसमें ये जो कह रहे थे टॉल वैरायटी और उसको लॉजिंग इश्यूज हैं, इसमें मैं एक और भी चीज ऐड करूंगा। उसकी अगर आप अच्छी तरह मिट्टी लगाएं और दूसरी तरफ आपने पानी, जो हमारा आम जिम्मेदार है वो गन्ने को पानी बहुत ज्यादा लगाता है, वो मूंजी की तरह उसको पानी लगाता है। आपने इसको सब्जियों की तरह रेज टाइप वतर देना है, इसको ज्यादा पानी नहीं देना। मैंने अपना खुद गन्ना तकरीबन 20 पानी उसको लगाए हैं और मेरा 1.5 से 2 घंटे का पानी लगता था, जिधर वो ऑलमोस्ट 30 से 35 घंटा या साल के पानी है। हमारा फार्मर तकरीबन 90 से 100 घंटा लगा रहा है पानी अपनी शुगर के। वो जो ओवर वाटरिंग है उससे और भी इश्यूज आते हैं, मगर ये लॉजिंग का सबसे ज्यादा इशू आता है। सो आप अपने पानी को जरा देखें और उसको तरीके से लगाएं तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, आपकी लॉजिंग काफी हद तक होगी कम। दूसरा ये है कि आप अगर 2 मजदूर लगा के उसकी डी ट्रैशिंग कर लें, उसके पत्ते उतारें स्पेशली अगस्त में, और एक शुरू अगस्त में और फिर दूसरी तकरीबन सितंबर में। तो इन 2 महीने में अगर आप उसके पत्ते उतार लें, बांध लें, तो बहुत अच्छा है आपस में गन्ना। मगर अगर अच्छा हो जाता है और ये सिर्फ 4 फुट मेथड में उतारना भी, तो वो उतार लें तो उससे भी बहुत बेहतर और लॉजिंग आपकी काफी बेहतर या बहुत कम होगी।
तो ये मैं एक दो तीन चीजें ऐड करना चाह रहा था। अगर आपकी ये स्पेशली जो जिस गन्ने की हाइट बहुत ज्यादा है जी इस मैं तरह जी इस से। पे बाबर साहब थोड़ा आपको सा बहुत मैं शुक्रिया। ऐड करना चाहूंगा लॉजिंग के मतलब कि लॉजिंग अगर जिम्मेदार बेहतर अंदाज से अगर कंट्रोल करना चाहते तो सबसे जरूरी चीज जो उसके अंदर है वो है प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल, गहरी जुताई जमीन की करना। और उससे भी पहले जो जरूरी चीज है वो ऑर्गेनिक मैटर, रूढ़ी वगैरह का इस्तेमाल करना। जब तक हम ये रूढ़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे या प्रेस मड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लॉजिंग को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम, और इससे अगली चीज जो आ जाती है, अगर जमीन की भी बेहतर तैयारी की है, रूढ़ी वगैरह का भी आपने इस्तेमाल किया जाता है, जो तीसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि खादों का जो इस्तेमाल है, खास तौर पे यूरिया का इस्तेमाल, डीएपी का इस्तेमाल या इसी तरह पोटाश का जो इस्तेमाल है, आप ये जून तक मुकम्मल कर लें या ज्यादा से ज्यादा जुलाई के महीने तक इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप लॉजिंग को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह पानी, खास तौर पे जब आ जाता है, जब बारिशों का मौसम है, तो उस वक्त आप ये उसको मद्देनजर रखते हुए बारिशों के मौसम को पानी की इरिगेशन उसके मुताबिक आप करें। और फिर जो गन्ना है, इसको जब ये इसकी राइपनिंग हो जाती है, गन्ना पक जाता है, तो उस वक्त इसको पानी की जरूरत को बहुत ज्यादा नहीं रहती। उस वक्त पानी को रोकना चाहिए आपको। और इस तरीके से जब आप गन्ने की मुकम्मल तौर पे करेंगे, उसकी ये निगहदाश्त करेंगे, तो फिर आप लॉजिंग को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी नईम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया। हमारे साथ मिसबा जुल्फकार मौजूद हैं। ये सवाल पूछते हैं कि शुगर केन, चिकपी या लेंटल, आई थिंक ये पूछ रहे हैं कि इंटरक्रॉपिंग करनी हो तो कौन से पॉइंट पर करनी चाहिए। मैं अपने मेहमानों से दरख्वास्त करती हूँ कि जो जूम में हमारे साथ मौजूद हैं, काइंडली वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और खुद सवाल पूछें। समटाइम क्वेश्चन लिखा होता है तो उसकी ठीक से समझ नहीं आती है। तो जुल्फकार साहब, आप दोबारा एक बार खुद से आप सवाल पूछें। उतनी देर तक हम उसामा साहब का सवाल ले लेते हैं। जी उसामा साहब, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी उसामा साहब, हम आपको सुन रहे हैं। वो ऑनलाइन है ना, ट्रेनिंग हो रही है। जी मोहम्मद फरहान साहब, आप सवाल पूछ लें। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने भी लेट ज्वाइन किया है, हो सकता है इसके ऊपर पहले बात हो चुकी हो, कि शुगर केन में जो नाइट्रोजन की आखिरी एप्लीकेशन है वो हमें कितने डेज बाद कर लेनी चाहिए, और उसके बाद हमें जो है वो नाइट्रोजन बंद कर देनी चाहिए ताकि शुगर कंटेंट जो सक्रोज फॉर्मेशन है वो अच्छी हो जाए और लॉजिंग की तरफ भी जो है वो हमारा शुगर केन ना जाए। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। जी सर। इसका मैं जवाब दूंगा जी, डॉक्टर अब्दुल मजीद। तो जी जरूर। नाइट्रोजन की हम बेसिकली कहते हैं इसकी आप ना स्प्लिट डोजेज आप अप्लाई करें। जितनी आप ज्यादा स्प्लिट आप इसको करेंगे उतना ज्यादा इसका एफिशिएंट यूज होगा बाई क्रॉप। ठीक है, इसमें हम ये कहते हैं कि आप 45 डेज के बाद जब जर्मिनेशन हो जाती है आप एक बैग उस टाइम अप्लाई करें पर एकड़। उसके बाद 75 डेज के बाद फिर हम कहते हैं कि आप 90 डेज या 120 डेज के बाद आप जो ना आखिरी बैग उसमें अप्लाई कर दें। मई के अंदर आपने कंप्लीट कर लेनी है ये यूरिया फर्टिलाइजर। तो इसमें आपकी लाजंग भी नहीं होगी और इसका एफिशिएंट यूज होगा नाइट्रोजन का बाय द क्रॉप। तो आपने जितना इसको स्प्लिट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा इसमें। जी बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी हमारे साथ फार्मर्स हैं, क्योंकि मुझे फेसबुक से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे किसानों ने हाथ खड़े किए हैं, मैं सबके सवाल लूंगी, लेकिन बस किसी का देर हो सकती है। मखदूम हुसैन साहब ने हाथ खड़ा किया, ये एक्स डायरेक्टर है मखदूम साहब वीट डिपार्टमेंट से, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आए। जी सर, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं या अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं। जी मखदूम साहब, मखदूम साहब हम आपको सुन रहे हैं। मखदूम साहब का माइक म्यूट है। जी सुफियान खालिद साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मेरा बेसिकली है वो सर नईम साहब से ये है कि हमें मुंडी गन्ने को कितने साल चलाना चाहिए। हमने ये ऑब्जर्व किया है इस साल के हमारी जो 633 वैरायटी थी, जो मेरा ख्याल 251 के नाम से रजिस्टर्ड है, तो लास्ट टाइम उसकी पैदावार वो फ्रेश था, उसकी पैदावार कम थी, लेकिन इस मरतबा मुंडी थी उसकी पैदावार जो है वो 1000 मन के करीब आई है। तो हमें मुंडी को कितने अरसे तक चलाना चाहिए और ये कितने अरसे तक बीमारियों से फ्री जो है वो चल सकती है।
दूसरी बात एक सर ने पीछे की थी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो आपको जो है वो अर्ली कंप्लीट कर लेनी चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की गई कि पोटाश को जब हमने 7वें 8वें महीने तक स्प्लिट डोजेज में दिया है तो उन प्लांट्स की पैदावार ज्यादा आई है, उनमें गन्ने का वजन ज्यादा हुआ है बनिस्बत उनके जिनको हमने पहले पोटाश देना बंद कर दी थी। तो ये मेरे 2 बेसिकली क्वेश्चन थे। बहुत शुक्रिया सर। जी सर। जी मैम, इसमें मैं जो है ना रटून जो है सर मैं माजरत के साथ आपकी बात को काट रही हूँ, अगर थोड़ा सा आप ऊंचा बोलेंगे कि आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी मैं इस कहना यह चाहता हूँ कि जो रटून की जो फसल है वो कितनी रटून लेनी चाहिए हमें। ये मैडम ये इसमें ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी वैरायटी कौन सी है, क्योंकि हर वैरायटी की रटून डिफरेंट होती है। मैं आपको जो हमारी जो 4 लेटेस्ट वैरायटी जो पास हुई हैं 2019 के अंदर, उसका मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो 250 वैरायटी है उसकी आप 2 रटून ले लें तो वो आपको अच्छी पैदावार देगी। अगर आप उसको 3 की तरफ जाएंगे या 4 की तरफ जाएंगे तो आपकी पैदावार कम होती जाएगी। जो 251 वैरायटी है वो हमारी अर्ली मैच्योरिंग है, उसकी रटून बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये है कि आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है कि आप रटून को कितना अच्छा मैनेज करते हैं। उसकी वीट का कंट्रोल है, बाकी चीज़ें हैं, तो उसका खाद की जो है बर वक्त दस्तियाबी है, तो उसकी जो है वो इंटरकल्चर ऑपरेशंस हैं, ये हर चीज़ डिपेंड करती है। अच्छा, लेकिन जो है 251 की जो रटून है ये भी बहुत अच्छी है, ये भी 1 से 2 तक ये रटून अच्छी दे जाती है। हेलो, अच्छा, जो हमारी वैरायटी है 252 CPF 252 उसकी रटून सबसे अच्छी है, यानी इसके आप 3 से 4 रटून भी ले लेंगे फिर भी आपकी 4 जो हमारे इसकी 4th जो रटून है इसमें भी आपको 1000-1200 मन पैदावार पर एकड़ दे जाती है। यानी कि रटून के लिहाज से 252 जो है वो बेहतरीन आपको पैदावार देगी। हमारी जो चौथी वैरायटी है CPF 253 ये भी रटून के लिए बहुत अच्छी है। इसकी प्लांट क्रॉप के अंदर भी पैदावार भी बहुत अच्छी है, लॉजिंग नहीं है इसके अंदर। फिर जो है ये इसके अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको ऑपरेशंस देते हैं रटून के अंदर तो ये 2 से 3 तक आपको बेहतरीन रटून के अंदर अच्छी फसल देगी आपको। सर ये स्पेसिफिक नहीं है कि सेंट्रल पंजाब के लिए आप किस इलाकों के लिए बता रहे हैं ये वैरायटीज कि ऑल ओवर द पाकिस्तान इनको लगाया जा सकता है? जी नईम साहब। जी सर मैं आपसे 253 वैरायटी है, ये पूरे पंजाब के लिए है। ये CPF 253 जो वैरायटी है, लेकिन CPF 252 भी पूरे पंजाब में काश्त, ये रेजिस्टेंट वैरायटीज है, दोनों रेजिस्टेंट वैरायटी है। CPF 252 ये लेट मैच्योरिंग CPF 252 ये, यानी कि अगर इससे अगर लेट इसको मैच्योर होगी तो इससे मिल का जो है क्रशिंग सीजन एक्सटेंड होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी चीज यही है कि जिम्मेदार भाई इसको हार्वेस्टिंग इसके टाइम के ऊपर करें। अगर पहले हार्वेस्ट करेंगे तो इससे फिर इसकी रिकवरी लो हो जाती है, शुरू में रिकवरी इसकी लो होती है, लेकिन फरवरी में जाके इसकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए ये दोनों वैरायटी CPF 252 ये भी अप्रूव्ड वैरायटी है और CPF 253 भी अप्रूव्ड वैरायटी है और पूरे पंजाब के लिए है। लेकिन ये जो 251 है या 250 वैरायटी है ये स्पेशली हमने जनूबी पंजाब के लिए ये अप्रूव की है, लेकिन उस एरिया के लिए जो अदर दैन द रिवर बेल्ट है, दरियाई इलाका यानी कि जो नहीं है, दरियाई इलाके के लिए ये उस इलाके में भी कामयाब नहीं है, लेकिन दरियाई इलाके के अलावा जो इलाका है उसके लिए दोनों वैरायटी ये बहुत अच्छी हैं इनकी। और जैसे पहले थोड़ी सी रटून के मतलब भी मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा था, उसके मतलब मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर ये करना चाहूंगा कि गन्ने का तो फायदा ही इस चीज में है कि अगर उसका रटून हम ले रहे हैं, अगर उसका रटून अच्छा नहीं हम ले पा रहे या हमारी वैरायटी नहीं रटून उसका अच्छा, तो वो तो कामयाबी नहीं है मेरी नजर में। जरूरी ये है कि गन्ने का रटून जरूर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने बीज सही इस्तेमाल किया है, लहरा फसल से लिया है, कीड़ों मकोड़ों से पाक है, बीमारी से आपका बीज पाक है, तो 2 रटून बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। ये भी इस सिनेरियो में, मौजूदा सिनेरियो में जो क्लाइमेट चेंज में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम ये बात करते हैं कि 2 ज्यादा से ज्यादा रटून लिए जाएं, क्योंकि इन हालात में जब बारिशें जो खासतौर पर दरियाई इलाके में ये जो है डिजीज का अफेक्ट ज्यादा आ जाता है, रेड रॉट का अफेक्ट करती है, इसलिए हम कहते हैं कि 2 से ज्यादा रटून ना लिए जाए। जी नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी मलिक रजा मखदूम साहब प्लीज आप बात करें, हम आपको सुन रहे हैं। हाँ, मैं गिल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गुड़ और शक्कर की भी बड़ी अहमियत दिन ब दिन बढ़ रही है,
तो क्या हम जितनी जो वैरायटीज का आपने तस्करा किया है वो सारी, या इसमें से मखसूस वैरायटीज हैं जो गुड़ और शक्कर बनाने के लिए बेहतर साबित हो सकती है? शुक्रिया जी। ये डॉक्टर अब्दुल मजीद बात कर रहा हूँ जी, मैं इसका जवाब दूंगा। ये हमारे जो वैरायटी है ना CPF 251, ये हमारी अर्ली वैरायटी है। स्पेशली अगर फार्मर कोई सितंबर के अर्ली में अगर गुड़ बनाना चाहता है तो इसका बहुत ज़बरदस्त अच्छा इसकी रिकवरी है गुड़ के हवाले से, और इसका गुड़ भी अच्छा बनता है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कान। तो इसका कान भी बहुत अच्छा आता है गुड़ का, तो इसका रेट भी अच्छा फार्मर को मिलता है मंडी में। तो ये है भी अर्ली मेच्योरिंग, ये सितंबर के मिड में जो ना ये तैयार हो जाती है, उस टाइम रेट भी अच्छा फार्मर को मिलता है और फार्मर इसका गुड़ भी बना सकता है। तो बहुत अच्छा इसका गुड़ अर्ली के हवाले से ये हमारी है। और दूसरे नंबर पे फिर हमारी CPF 250 है, ये भी अर्ली है। फिर मीडियम में चले जाए तो हमारी CPF 253 जो है ना, इसकी शक्कर बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। जो CPF 253 है इसका कलर बहुत अच्छा बनता है, शक्कर के हवाले से ये बेहतर है। तो पुरानी वैरायटीज जो हमारी हैं उसमें CPF 246 है और 77-400 जो है ना वो भी अच्छी हैं, लेकिन नई में से ये 251 फॉर गुड़ पर्पस और CPF 253 फॉर शक्कर के लिए, तो ये फार्मर के लिए हम रिकमेंड करते हैं, ये बहुत अच्छी है जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फरहान साहब जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ कंपनीज वाले बड़ा फोकस कर रहे होते हैं जी कि शुगर केन की जो ट्रिलरिंग है, ट्रिलरिंग फेज पे आप हमारी ये न्यूट्रिशन इस्तेमाल करें, हमारी ये फोलियर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, ये हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, तो आपकी जो मिलेबल केन्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। तो सर काइंडली ये क्लियर कीजिएगा कि शुगर केन की जो अच्छी एक ऑन एन एवरेज हम अपनी लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो ट्रिलरिंग कैपेसिटी कितनी है, और नंबर 2 मिलेबल केन्स ऑन एन एवरेज जो है वो हमें अच्छी मैनेजमेंट करके कितने ले सकते हैं? जी। इसमें जी फर्टिलाइजर का बड़ा रोल है इसमें। आप इंटीग्रेटेड इसमें जब यूज करेंगे ना, वो उससे ज्यादा आपको ना बेहतर उसको जी जी नईम साहब, हम आपको सुन रहे हैं। जी बाबर साहब, आप इसका उतनी देर जवाब देना चाहेंगे जब तक नईम साहब वापस आते हैं? रिपीट कर सकते हैं जी क्वेश्चन? मैंने पूरी तरह कंसंट्रेशन से क्वेश्चन नहीं सुना था जी। मेरे ख्याल में नईम साहब वापस भी आ गए। जी मोहम्मद फरहान साहब, आप अपना सवाल काइंडली दोहराएं ताकि आप हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो आपको जवाब दे सकें। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि शुगर केन की जो हमारी वैरायटीज हैं वो हमारे जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इसमें उनकी ट्रिलरिंग कैपेसिटी कितनी है, सलाहियत कितनी है शगुफे बनाने की, और नंबर 2 उनमें ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है कि मिलेबल केन्स जो हैं वो कितने बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ पे फोकस कर रही होती हैं कि आप जो मल्टीपल न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ह्यूमिक एसिड बेस्ड चीज़ें हैं या इस तरह की चीज़ें आप अगर हमारी इस्तेमाल करेंगे तो आपके मिलेबल केन्स में इजाफा हो जाएगा, आपकी ट्रिलरिंग कैपेसिटी में इजाफा हो जाएगा आपकी शुगर केन की। तो मैं ये 2 चीज़ें जानना चाह रहा हूँ कि ट्रिलरिंग कैपेसिटी है कितनी, आम रूटीन में अच्छी मैनेजमेंट करके कितने टिलर्स बनते हैं, और उनमें से मिलेबल केन्स जो हैं वो कितने मुकम्मल होते हैं? जी जी इसका वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है। मैं ये जो अभी लेटेस्ट वैरायटीज हैं इनमें से मेरे पास सिर्फ 2 वैरायटीज हैं। एक मैं बड़ी देर से लगा रहा हूँ और एक इस साल पहली बार लगाई है। तो जिस तरह वो CPF 252 जो है आपकी 252, वो मेरे पास काफी देर से लगी हुई है, उसकी टिलरिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। वो आप देखिए, मिलेबल केन का मसला ये होता है कि हमारे आमतौर पे जो फर्टिलाइजर देते हैं वो इतना अनबैलेंस्ड होता है कि वो अगस्त में भी टिलरिंग कर रहा होता है, क्योंकि यूरिया आप इतनी उसको दबा के दे रहे होते हैं। अगस्त सितंबर तक भी लोग, अक्टूबर नवंबर तक भी यूरिया दे रहे होते हैं। सो जब वो सकर्स निकलना शुरू हो जाते हैं तो उससे आपके दूसरे केन के ऊपर भी इफेक्ट होता है। सो आपको अगेन बैलेंस फर्टिलाइजर दें। आप इसको फास्फोरस और पोटाश जो है वो कुछ इसको स्प्लिट डोज में दें, कुछ शुरू में दें और उसके बाद
इसकी जो इधर सारे कह रहे थे जी जुलाई के बाद में इसकी पोटाश नीड्स एक्सपोनेंशियल जाती हैं, यानी आपने इसको पोटाश दबा के देनी है उस वक्त। मैं तो इसी तरह करता हूँ और मेरी यील्ड उसमें काफी बेहतरी आती है। सो आपने पोटाश इसकी जुलाई अगस्त में देनी है। अब मेलेबल जो केन्स हैं वो आई थिंक इसके तकरीबन मेरे 6 से 7 तकरीबन लियारी फसल में और ज्यादा भी की हैं, सो 10 से 12, बट वो सारा न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपको बिल्कुल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपने देने हैं आप, बल्कि आजकल मैं एक 2-3 और चीजों पे काम कर रहा हूँ, फर्क बैक्टीरियाज और फंगसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, बेनिफिशियल फंगसेस। वो आप अगर जैसा राइजा अगर आप लगाते हैं इसके टांडों को, तो वो उसकी जड़ें जो हैं वो बेहतर ज्यादा बनाती हैं, उसका मैस ज्यादा बनता है, दूर तक जाती हैं। फिर आपने अपने सॉइल जमीन या मिट्टी को एनवायरमेंट, मसला ये है कि हम ओवर वाटरिंग से उसको एनारोबिक एनवायरनमेंट देते हैं। एनारोबिक एनवायरनमेंट में बीमारी भी ज्यादा फैलती है। आपके निमेटोड्स जो आपके एनारोबिक यानी जहाँ ऑक्सीजन की कमी है या हवा की कमी है, उसमें वो एनारोबिक निमेटोड्स हैं वो ज्यादा बनते हैं। अब वो जो है वो जड़ों को खाते हैं। सो ये सारी चीजें यानी पूरी एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको देना पड़ता है ताकि आपकी टिलरिंग भी बेहतर हो और आपकी फसल भी बेहतर हो। कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इसको समझने की जरूरत है हमारे, क्योंकि फार्मर्स, मैं फिर कहूँगा पानी पे कंसंट्रेट करें। हम बहुत ओवर वाटरिंग करते हैं शुगर केन को, सो उससे भी आपकी टिलरिंग बेहतर हो जाएगी। आप मुनासिब खाद देंगे, उससे बेहतर हो जाएगी। आप इसको कंपोस्ट देंगे। शुगर केन मड की बात की थी, शुगर केन मड अनफॉर्चुनेटली पहले मिल हमें फार्मर्स को मुफ्त देती थी, आजकल वो बड़ी प्राइसी दे रही है। मेरे ख्याल से मिल्स को ये मुफ्त फार्मर्स को प्रोवाइड करना चाहिए और उसको भी कंपोस्ट करें, शुगर केन मड को भी कंपोस्ट करें और वो डाल, बहुत बेहतर आपको रिजल्ट्स आएंगे। बाकी अब एग्जैक्टली हर वैरायटी का मेरे पास इस तरह डाटा नहीं है कि कितनी टिलरिंग करती हैं, वो आई गेस अयूब रिसर्च वाले जरा बेहतर उसको जवाब दे सकते हैं। जी, दरअसल आज मौसम की खराबी की वजह से जो हमारे अयूब रिसर्च से हमारे डायरेक्टर, उनकी टीम मौजूद थी, उनका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो गया। कुछ ही देर में इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो वो आपको दोबारा हम इस सवाल को उनके आगे रखेंगे। जी सुफियान खालिद साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी, मैं बाबर साहब से थोड़ी सी मालूमात लेना चाह रहा था। बड़ी प्रैक्टिकली बेस्ड जो है वो बातें कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस मुझे नजर आ रहा है। सुफियान खालिद साहब, एक मिनट, मैं थोड़ा सा अपने एक बार फिर से बता दूं, जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं, बाबर फरीद साहब हमारे उन किसानों में से हैं जो माशाल्लाह गन्ने की बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं और ये जदीद और सस्ते तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे पैदावार में अच्छा खासा इजाफा होता है। अब सुफियान साहब आप सवाल पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो फरहान मोहम्मद साहब कमेंट में मुझसे बात कर रहे हैं, काइंडली वो यहाँ पर अपना हाथ खड़ा कर लें और वो सवाल पूछने, क्योंकि वो बड़ी देर से सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी फरहान मोहम्मद साहब, सर जो भी हैं आप कमेंट में बात करें, काइंडली आप अपना माइक को ऑन करें और सवाल पूछ लें। मैं क्वेश्चन अपना जी फरहान साहब पहले आप अपनी बात मुकम्मल करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मैं फरहान मोहम्मद बात कर रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से, और इस वक्त करंटली मैं एरिड जोन रिसर्च सेंटर डेरा इस्माइल खान जो अंडर PARC है वहाँ पर एज ए रिसर्च ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। तो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो PSDP का ही है और उसमें मैं शुगर केन सेक्शन में हूँ। तो मेरा जो एक्सपर्ट कमेटी है इनसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो KPK में खासकर एक टेक्नोलॉजी आई है चिप बर्ड की, तो उसके ऊपर इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमें दिए हैं और उस पर कहा है कि आप वर्कआउट करें, और कुछ मशीनरी भी है
जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो है हम डिफरेंट फार्मर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो मेरा ये मतलब क्वेश्चंस एक्सपर्ट कमेटी से ये है कि ये वैसे तो हम ये देखते हैं ना कि जो पंजाब में या खासकर अयूब से जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती है वो पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होती है। तो ये मैं समझता हूँ एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो KPK में खासकर ये जो है चिप टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना वो डिफरेंट फार्मर्स को डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर जो है ना मशीनरी भी दे रहे हैं और उस पर कुछ सब्सिडी टाइप भी कुछ इन्होंने दिया है। तो इसमें अब तक पंजाब ने क्या अपना रोल प्ले किया है, जो एक्सपर्ट कमेटी है इनको उसके रिलेटेड जो है चिप टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कुछ इस बारे में इनकॉर्पोरेट करना चाहें ताकि हमें भी रहनुमाई हासिल हो, ताकि हम आगे फार्मर्स कम्युनिटी को भी कम्युनिकेट कर सकें। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया फरहान मोहम्मद साहब। एक्चुअली जो हमारी अयूब की पूरी टीम है उनका जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया। अभी थोड़ी देर में जो दोबारा ज्वाइन करते हैं क्योंकि बाबर फरीद साहब आई थिंक ये इनसे रिलेटेड नहीं है, तो आपको वही बेहतर जवाब देंगे। दोबारा मैं आपको मौका दूंगी। जी मलिक रजा साहब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मैं अभी पहली बार शुगर केन की फसल लगाना चाह रहा हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि स्टार्टिंग में जो आप कह सकते हैं जो नया फार्मर है वो कौन सी सीड का यूज़ करे और क्या क्या चीज़ों का हमें इसमें स्टार्टिंग में ख्याल करना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। जी मलिक रजा साहब आपको बहुत शुक्रिया। बाबर फरीद साहब आप हमारे मेहमान को अच्छा गाइड करें और कोशिश करें कि किसानों की आसान जुबान में जरा समझा सकें आप कि वो किस तरह बेहतर पैदावार ले सकते हैं। जी सर। देखिए जी, सबसे पहले आप 4 फुट मेथड जो है, ट्रेंच मेथड इसको कहते हैं, या 4 फुट वाले मेथड, वो आप इसको अडॉप्ट करें। आप वो 4 फुट की अपना खेल निकाल के उसके बाद जो उसकी अपना पानी के चैनल्स हैं जिधर आपने गन्ने का सीड लगाना है, उसको वो तरपाली हल से फिर से वाएं। उसके अंदर आपने कम से कम एक DAP का इस्तेमाल या एनी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर DAP की स्ट्रेंथ का एक और मिनिमम हाफ पोटाश आपने उसको उस वक्त देनी है अगर आप स्प्लिट डोज में देना चाहें, और स्प्लिट डोज में बेहतर रिजल्ट्स मैंने देखा है आते हैं। तो आपने ये जरूर करना है और वो नीचे आपने दे के फिर आप कोशिश करें कि अगर आपका कोई अच्छी कंपोस्टिंग हुई भी है, यानी आपकी जो गली सड़ी खाद है, वो आप कुछ कम से कम 1 टन उसके अंदर केरा करें। और उसके बाद आप जब ये समय लगाएंगे उस पे मिट्टी आपने ज्यादा नहीं देनी, नॉर्मल देनी है। आप कोशिश करें फरवरी में ये लगाएं। लोग लेट हो जाते हैं, मार्च एंड में हो जाते हैं, उसमें यूजुअली धूप की वजह से आप के जो समय कटे हुए होते हैं वो उसकी जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। तो ये चीजें आपने देखनी है। फिर आप इसके ऊपर कोई जो फेप्रोनेल टाइप कोई जहर है, वो दानेदार है, वो जरूर अपना करें। और अच्छा हो तो आप एंटी फंगल कोई दवाई है वो अगर आप उसमें डिप करके अपने समय डालें तो उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। कोशिश करें ये इनकी जो 252 वैरायटी है, मैं तो उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने उसकी चौथी मुड्डी तक यानी 4 मुड्डियां भी ली हैं और 4 मुड्डियों तक उसने अपना वजन में इतनी को खास कमी नहीं लेके आया, यानी वो 1200 प्लस ही निकल रहा था। सो वो बहुत अच्छी वैरायटी है। वो गिरने से भी महफूज रहती है क्योंकि वो नीचे से मोटी है और ऊपर से वो जरिया पतली है। 12 से 13 फुट का उसका गन है। सो ये चीजें आपने इस वॉचफुली करनी है। और शुरू में फिर इसको पेस्ट अटैक्स जो होते हैं उसके ऊपर भी आपने एक कीन नजर रखनी है कि जी आपने उसको जितनी भी सूंडियां हैं, इसका टॉप बोरर और बोरर्स जो हैं इसके, उसका ख्याल रखना है। उसकी दवाइयां हैं मार्केट में वो मिलती, फेप्रोनेल वगैरह या दानेदार जिसको ये कहते हैं आसान लफ्जों में, वो आपने डालनी है। वो 2 एप्लीकेशंस जरूर करनी है। गन का ख्याल रखना है आपने। कोई अच्छा सा आप
पेस्टिसाइड जी बाबर पीर साहब, आपका इस्तेमाल कर आपके सकते हैं। इंटरनेट में शायद मसला है। बाबर पीर साहब आपका तशरीह नहीं करना बहुत चाहता तो आई एम श्योर सब जी जी बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नईम अहमद साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। सर, हमारे साथ एक भाई मौजूद है, वो कह रहे हैं कि सियालकोट में पहली बार वो गन्ना लगाने जा रहे हैं, तो आप उनकी रहनुमाई करें कि किन चीजों का वो ख्याल रखें। जी मैडम, मेरे भाई ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड जरूर करना चाहूँगा कि अगर ये पहली दफ़ा गन्ना लगा रहे हैं और इन्होंने उसकी अच्छी पैदावार अगर लेना चाहते हैं तो 2-4 पॉइंट्स हैं जिनका ये जरूर ख्याल करें। नईम साहब, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही है। जी मैडम, अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन हल्की आवाज है आपकी। अच्छा अच्छा, तो मैं मैडम कह रहा था कि अगर इन्होंने पहली दफ़ा गन्ना ये लगा रहे हैं, पहले इससे पहले गन्ना नहीं लगाया, तो अगर उसकी अच्छी पैदावार लेनी है तो 2-4 पॉइंट्स हैं जिनका ये ज़रूर ख्याल करें तो उससे अच्छी पैदावार ये ले सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ज़मीन की तैयारी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गन्ने के लिए ज़मीन को गहरी तैयारी करें, उसके लिए गहरी उसकी जब तक ये साइल की तैयार नहीं करेंगे उस वक्त तक ये अच्छी पैदावार नहीं दे सकते। तो एक तो है कि उसमें रूढ़ी डालना और गहरी जुताई उसकी करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब ये कर लें तो फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है तो वो बीज का इस्तेमाल। बीज हमारे अक्सर जिम्मेदार जो भाई हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कम अज कम 100 मन फी एकड़ जो बीज है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पूरे गन्ने के जो पौधे आप वहाँ से ले सकें। जब गन्ने की हमारी पैदावार कम आने की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ जो प्लांट्स हैं वो पूरे नहीं होते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बीज, अच्छा बीज जो तैयार किया हुआ है, और उसके बाद उसकी मतलब कि पूरा का पूरा बीज की शरह जो है इस्तेमाल की जाए तो हम अच्छी पैदावार तभी ले सकते हैं। और अगली जो चीज़ आ जाती है, तीसरा जो मेरा पॉइंट है बीज के बाद के अच्छा बीज और पूरा बीज डालना, उसके बाद जो अगली बात आ जाती है वो ये है कि मेथड ऑफ सोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है इसके लिए कि हम 4 फुट के फासले पर गन्ने की जो है हम बिजाई करें। इससे आप उसके पानी की एप्लीकेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, खाद आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जड़ी बूटियां बेहतर तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। और जो बहुत जरूरी चीज इसके अंदर है अच्छी पैदावार लेने के लिए, इंसेक्टिसाइड की साइल एप्लीकेशन आप बगैर सोचे समझे, बगैर देखे 3 एप्लीकेशन, जो पहले दफा गन्ना लगा रहा है बंदा वो जरूर 3 एप्लीकेशन करे शुरू में। फिर जब उसका तकरीबन नी हाई के बराबर हो जाता है, आपके कह लें कि 1.5 फुट के बराबर गन्ना हो जाता है, तो उस वक्त साइल की एप्लीकेशन करें ये 3 दफा। और इससे पहले जब उसकी जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाती है, तो ये 3 एप्लीकेशन जरूरी है इंसेक्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए जो पहली दफा खास तौर पे गन्ना लगा रहा है। और उसके बाद जो है फर्टिलाइजर का सही इस्तेमाल, एक तो पूरी फर्टिलाइजर देना और सही तरीके से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, ये बहुत जरूरी है कि 2 बैग आप यूरिया, आप 3 बैग यूरिया, 2 बैग डीएपी और 2 बैग ही पोटाश के आप इस्तेमाल करें। और ये मई और ज्यादा से ज्यादा जून तक आप इसको फर्टिलाइजर को मुकम्मल करें। तो इस तरीके से अगर आप मेथड ऑफ सोइंग सही इस्तेमाल करेंगे, गन्ने का पूरा बीज डालेंगे, शुरू में आप दवाई का इस्तेमाल करेंगे और शायद जमीन को गहरी जुताई करेंगे, तो आप बेहतर पैदावार गन्ने की ले सकते हैं। जी जी डॉक्टर नईम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इशू किया है। मैं अपने बाकी मेहमानों से दरख्वास्त करती हूँ कि काइंडली जो लोग नहीं बोल रहे वो अपना माइक को म्यूट कर लें ताकि बाकी मेहमानों को डिस्टर्बेंस ना हो। जी उस्मान अली साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, वैसे कमेंट सेक्शन में भी आपका सवाल मौजूद है। जी उस्मान अली साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप ये पूछना चाहते हैं? जी जी वालेकुम सलाम। क्वेश्चन है कि जो 3 तरह की दानेदार जहरें हम इस्तेमाल करते हैं कॉमनली। उस्मान साहब थोड़ा सा ऊंची बोले, उस्मान साहब थोड़ा सा ऊंची बोले। मैम, कैन यू हियर मी नाउ? यस वी कैन हियर यू। मैम, मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अभी जो शुगर केन में 3 तरह की दानेदार जहरें इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोफ्लोरॉन एंड पेप्रोनिल एंड फोरेट। इनमें से जो बेस्ट है वो कौन सी है? और दूसरे
नंबर पे जो कार्बोफ्यूरॉन है उसको बैन किया गया है। इसके बैन होने की जो कौन सी वजह है? एक तो उसकी स्मेल थी, और इसके अलावा जो उसके बैन होने की क्या वजूहात हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इसमें जो है जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होती है ग्रैनुलर जो है दानेदार, उसमें जो सबसे बेहतरीन है, जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट है, वो विटाको है। यानी सिंजेंटा की जो विटाको है उसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। और अभी जो नई आई है फर्टीरा के नाम से, यानी कि अभी वो 1 साल पहले वो लॉन्च हुई है, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। फ्यूराडान जो है वो इस वजह से उन्होंने बंद किया है कि उसके जो सॉइल के ऊपर जो इफेक्ट है वो नज़र आ रहे थे, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस आ रही थी, और यानी कि 5-6 साल से ज़्यादा अरसे से वो इस्तेमाल हो रही थी, तो जो इंसेक्ट थे बोरर वगैरह उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गई थी उनकी। तो इसमें जो है वो अपना विटाको जो है उसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। जी आपका बहुत शुक्रिया सर। मैंने कार्बोफ्यूरॉन के बारे में पूछा था कि वो मतलब उसके बैन होने की क्या रीजन है, काइंडली अगर वो बता सके। हाँ जी, वो यही आपको बता रहा हूँ ना कि उनकी जो है ना जी अपना जो रेजिस्टेंस है कीड़े के अंदर वो पैदा हो गई थी, यानी कि वो पिछले 8-10 साल से इस्तेमाल हो रही थी मुसलसल। तो नया केमिकल आया है तो वो उसका जो बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसमें जो है फर्टीरा है और जो विटाको है उसके अच्छे रिजल्ट हैं इसमें। सर आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं दरख्वास्त करती हूँ डॉक्टर नईम साहब की जो टीम पूरी ऑफिस में मौजूद है, सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो रही है, मेरे पास बहुत सारे सवाल मौजूद हैं। कोशिश करें कि थोड़ा सा ऊंची बोलें, क्योंकि अगर माइक में प्रॉब्लम जी खुरम शहजाद साहब के बारे में बताया या कार्बोफ्यूरॉन के बारे में, ये कहिएगा कि रेजिस्टेंस और ज्यादा इस्तेमाल ये कार्बोफ्यूरॉन का है या फ्यूराडान? जी नईम साहब। मैडम समझ नहीं आई क्या कहा उन्होंने। सर एक्चुअली उनका माइक भी थोड़ा सा आई थिंक वो उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैं अपने मेहमान से दरख्वास्त करती हूँ आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से आपकी बात को समझ सकें। जी मुदस्सिर इकबाल साहब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शुगर केन है ये इसकी है वो स्वीटनेस से रिलेटेड है, तो शुगर केन में जो स्वीटनेस है वो उसको हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, उसमें रिड्यूस ना हो। जी जी मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया। जी सर। जी नईम साहब हम आपको सुन रहे हैं। जी क्या क्वेश्चन, क्या स्वीटनेस? जी वो हमारे मेहमान पूछना चाह रहे हैं कि जो मिठास है गन्ने की उसको हम किस तरह बरकरार रख सकते हैं। घास के लिए जी एक तो इसमें जो हमारा पोटाश फर्टिलाइजर है ना वो बड़ा इसमें रोल अदा करता है कि हमें पोटाशियम ऐड करना चाहिए। पोटाश हम ऐड करेंगे तो उसमें हमें सुक्रोज जो कंटेंट है वो हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ेंगे, और उसकी फिर स्प्लिट एप्लीकेशन आप करें तो उससे और ज़्यादा इफेक्टिव उसके रिजल्ट आएंगे। फिर इसमें और बात है जो गन्ना गिरता नहीं है, जो वैरायटीज हमारी हैं जिनकी लाजंग अगर नहीं होगी तो आपकी वो स्वीटनेस सुक्रोज जो है वो बरकरार रहेगा। अगर लाजंग हो जाएगी क्रॉप की तो वो फिर साथ ही प्रोटीन शुरू हो जाती है उसकी बर्ड्स की, वो सुक्रोज जो है फ्रक्टोज के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो उसकी जो शुगर रिकवरी या सुक्रोज कंटेंट है वो उसके कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है, एक आपने पोटाश इस्तेमाल करनी है और दूसरा आपने लाजंग को कंट्रोल करना है। ये अगर दो चीज़ें कंट्रोल हो गई तो आपका मैक्सिमम सुक्रोज और शुगर रिकवरी जो है ना वो उससे बेहतर आएगी आपकी। जी जी नईम साहब आपको बहुत शुक्रिया। मैं जो हमारे जूम के मेहमान मौजूद है मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ कि थोड़ा सा वक्त है, जो फेसबुक पे हमारे मेहमान हमें देख रहे हैं हम उनके भी क्वेश्चन ले लें। इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन लेके ही मैं आज का प्रोग्राम खत्म करूंगी। हमारे अहमद सिंधु साहब फेसबुक से पूछना चाह रहे हैं कि सीड लगाते वक्त उसको कौन सी दवा लगानी चाहिए। फफूंदी कुछ जहर के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं अहमद सिंधु साहब। जी सर। सीड लगाने सोने से पहले जो है ना उनके सेट्स को अच्छी तरह ये टॉप्सिन एंड थायोफिनेट मिथाइल के नाम से जो दवाई है ना ये सबसे अच्छी रहती है। 2 से 3 ग्राम पर लीटर वाटर इसके अंदर ऐड करके ना तो इसको जो है ना तकरीबन 10 मिनट तक 8 से 10 मिनट तक इसके अंदर वो सेट रहने दें। उसके बाद जो इसको स्विंग करें तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। और सर एक बार दवाई का नाम आप दोबारा बता देंगे प्लीज। थायोफिनेट मिथाइल। थायोफिनेट मिथाइल। जी ठीक बहुत शुक्रिया। जैन अली साहब पूछना चाह रहे हैं कि हाउ वी कंट्रोल रोडेंट्स स्पेशली रेयर्स इश्यूज इन शुगरकेन। चूहों को किस तरह काबू में कर सकते हैं गन्ने की फसल में। जी सर। डॉक्टर नईम साहब आपकी टीम से और आपसे ही ये सवाल है।
मैडम जो चूहों का जो मसला होता है ना, ये वो वहाँ पे होता है जहाँ पे फसल लॉज कर देती है, गिर जाती है। तो अगर फसल गिर गई है, चूहों का मसला आ गया है, तो उसका ये है कि आप क्लोरीपेरिफास की जो आपने जो फ्लड करनी है 1 लीटर 1 एकड़ के लिहाज से, तो आपने यानी कि इससे काफ़ी हद तक आपके चूहे कंट्रोल हो जाएंगे, या वो वहाँ से भाग जाएंगे या वो मर जाएंगे। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो आपने 15 से 20 दिन बाद दोबारा इसकी एप्लीकेशन करनी है क्लोरीपेरिफास की 1 लीटर 1 एकड़ के लिहाज से, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगी। सर ये किस स्टेज पे क्लोरीपेरिफास को किस स्टेज के ऊपर पहली दफा स्प्रे करना चाहिए? मैडम ये जब जब ये मैडम इसकी होती है ना, इसकी अपना इसकी जो है वो फर्टिगेशन होती है ना, यानी कि आपने इरिगेशन से अप्लाई करना है। जब फसल मेच्योर होती है फिर वो गिरती है ना, जब वो गिरेगी यानी कि वो जब मेच्योरिटी भी होती है उस वक्त स्प्रे मुमकिन नहीं होती, हम फ्लड ही कर सकते हैं। यानी कि आप उसको फ्लड करेंगे क्लोरीपेरिफास को, तो वो कंट्रोल हो जाती है आसानी से, कोई इशू नहीं होता इसमें। जी बहुत शुक्रिया। अहमद सिद्धू साहब हमें पूछना चाह रहे हैं कि यूरिया ही डालनी चाहिए या कोई और भी खाद डाल सकते हैं यूरिया की जगह? हाँ जी, इसमें यूरिया मीन्स अब नाइट्रोजन के सोर्स है, यूरिया एक नाइट्रोजन का सोर्स है। वो नाइट्रोजन का सोर्स आपका अमोनियम सल्फेट भी है, आपका कैन गवारा जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो भी आपका नाइट्रोजन का सोर्स है। और उसके बाद आपका नाइट्रोफास जो है ये भी नाइट्रोजन का सोर्स और फास्फोरस का दोनों है। मकसद आपने नाइट्रोजन की आपने पर एकड़ जो 2000 मीटर वो पूरी करनी है। वो चाहे आप यूरिया से पूरी कर लें, अमोनियम सल्फेट से कर लें, आप कैन गवारा से आप कर लें या नाइट्रोफास से कर लें, वो आप दूसरे भी ऑप्शन है, आप इनसे आप कर सकते हैं। जी नईम साहब, माजरत के साथ मैं फिर से ये बात कह रही हूँ कि आपकी टीम की आवाज बहुत कम आ रही है। कोशिश करें कि माइक यूज कर लें क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, लेकिन मैं खुद सही तरह से सुन नहीं पा रही आपकी बात को। क्या आप अपनी बात को दोहरा सकते हैं प्लीज? जी, ये जो बात करें ना भाई यूरिया का अल्टरनेटिव, तो यूरिया बेसिकली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है ना वो हमने पूरा करना है। तो उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक तो मेन जो मेजर सोर्स है वो यूरिया है। अगर आप यूरिया नहीं करते तो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट गवारा जिसको हम कहते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें अमोनियम सल्फेट है सोर्स, इसमें ये भी नाइट्रोजन का सोर्स है। और फिर नाइट्रोफास जो है उसमें भी 20% नाइट्रोजन है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 सोर्स हैं। बेसिकली आपने जो नाइट्रोजन की रिकमेंडेड डोज है वो पूरी करनी है, तो वो आप 3-4 सोर्स हैं जो आप अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन मेजर जो सोर्स है वो हमारा यूरिया है, इसलिए हम मेजॉरिटी 90% लोग यूरिया इस्तेमाल करते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। हमारे एक और किसान एक मिनट मैडम, हम तो काफी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, पता नहीं आवाज आपको क्यों नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रहा। मौसम का इशू है। एक थोड़ी सी एक पहले क्वेश्चन एक उठाया गया था स्वीटनेस के हवाले से, तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड जरूर करना चाहता हूँ कि अगर आपने गन्ने की बेहतर रिकवरी आप लेना चाहते हैं कि आपका गन्ना मिल को सप्लाई हो सके, आपके मिल में कोई मसला ना, मिल को जाने में कोई प्रॉब्लम ना मिल क्रिएट करे, तो उसमें एक चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि गन्ने को कीड़े मकोड़े के जो उसका इफेक्ट है उससे बचाया जाए। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसकी वजह से गन्ने की रिकवरी लो हो जाती है, डिजीज या इंसेक्ट पेस्ट अटैक। ये जब वैरायटी के ऊपर ये आ जाएगा, आप उसको टाइमली दवाई का इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड का नहीं करेंगे तो फिर रिकवरी आपकी अच्छी वैरायटी की भी आपकी रिकवरी कम हो जाएगी। जी मैडम नईम साहब, आप बिल्कुल अब सुनने का मजा आया, बिल्कुल आपकी आवाज भी ठीक से आ रही है, बहुत शुक्रिया। हमारे एक भाई जानना चाह रहे हैं कि सल्फर जिंक और पोटाश कब डालनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। जी, इसमें जो जिंक है वो आप शुरू में डाल सकते हैं। आप जब फास्फोरस आपने डालनी है जमीन की तैयारी करो उस पर आप डाल सकते हैं। अगर आप उस टाइम नहीं डाली तो आप उसको बाद में फर्टिगेशन भी कर सकते हैं आप, है ना। दूसरे तीसरे पानी के बाद जब आपको 45 डेज या 70 डेज के बाद जब जर्मिनेशन कंप्लीट हो गया, टिलरेंस स्टेज पे है, तो आप उस टाइम भी इसको आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। जिंक को ये फर्टिगेशन हो जाती है, नो प्रॉब्लम। जी बहुत शुक्रिया। फरहान साहब, चलिए फरहान साहब पहले आपका सवाल ले लेते हैं। फरहान साहब, सर आपसे हमारी जो यूथ की टीम है खासकर उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जी फरहान साहब। जी मैम, मैं अपना क्वेश्चन जी मेरा क्वेश्चन एक्सपर्ट कमेटी से इस तरह से है कि हमारे KPKM है ना, एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया था एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने कि जो हमारी चिप बट टेक्नोलॉजी है वो इसको यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं एज ए एक्सटेंशन वर्कर के तौर पर, जो है ना वो डिफरेंट उनका जो चिप बटर
के तौर पर एक मशीन वगैरह भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है ना, जो डिफरेंट फार्मर्स को वो दे रहे हैं मल्टीपल लोकेशंस पे। तो उसके कंपैरिजन में ये बात एक्सपर्ट कमेटी के मद्देनजर रखना चाहता हूँ कि मुझे ये काइंडली आप लोग बता दें कि ये जो 4 फुट की जो आप लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन अगर हम चिप बर्ड से किया जाए तो वो पंजाब में अब तक क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हो सकी, और क्या उसके लिए कोई वैरायटीज वगैरह भी स्पेसिफिक हैं? तो इस बारे में मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। अच्छा, चिप बर्ड के लिहाज से ना जी हम भी इधर सर्च कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको ये इसमें शेयर करूंगा अपना जो तजर्बा है यहाँ पर, कि हम ना चिप बर्ड के अंदर 2 तरीके यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, यानी कि कर रहे हैं। एक तो ये है कि जी, एक तो ये है कि हम इसमें डायरेक्ट जो है उसकी जो बर्ड है उसको निकाल के हम डायरेक्ट फीड के अंदर लगाते हैं। दूसरा ये है कि हम नर्सरी रेज करते हैं, यानी कि आंखें जो है उसकी आइज है उसको निकाल के हम जो है वो ट्रेस के अंदर मीडिया हम तैयार करते हैं, उसमें उसकी सीडलिंग रेज करते हैं। जब वो 1.5 से 2 माह की हो जाती है फिर हम उसको फील्ड में शिफ्ट करते हैं। यानी कि सपोज अभी हमने फरवरी काश्त करनी है तो हम दिसंबर के अंदर इसको लगा लेंगे ट्रेस के अंदर और उसको कवर कर देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर ये तैयार हो जाती है, फिर हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें ये 2 तरीके हैं। अच्छा, केपी के अंदर भी यही 2 तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, पंजाब के अंदर भी यही है। अच्छा, इसमें जो है इसका हम इसको ये नहीं कह सकते अभी इस लेवल पे कि हम इसको यानी कि लार्ज स्केल पे इसको लेके जाएंगे, क्योंकि इसका एक तो लेबोरियस वर्क है, दूसरा इसका मैकेनिकल जब तक नहीं आता, मैकेनिकल मेथड इसका, यानी कि जो है वो मशीन ही इसको फसल आगे काश्त करे फील्ड के अंदर ट्रक आंखों को, उस वक्त तक ये अपना इसका बेनिफिशियल नहीं होगा। यानी कि इसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपको इसका जो है वो बेनिफिट आपको कम होगा। बाकी ये सर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए ये जो हमारा मेथड है ना, 4 फुट के फासले पर गन्ने की काट, गहरी जुताई, गहरी खेलियों में गन्ने की काट, हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म की ये ट्रेंच प्लांटिंग ही है। सिर्फ उसमें आप करते क्या है कि आप कुछ फासले पर खड्डे निकाल के गहरी जुताई करते हैं, यहाँ पे आप खेलियों के अंदर 4 फुट के फासले पर आप गन्ने की काश्त करते हैं। इसलिए मेरे जो अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम आप उतनी ही पैदावार इस आसान मेथड के साथ भी ले सकते हैं जो आप खेल तो उसमें आप कह लें कि पिट प्लांटिंग के जरिए ले रहे हैं। चिप मेथड के जरिए जो जितनी आप पैदावार ले सकते हैं वही पैदावार आप 4 फुट के फासले पर गहरी खेलियों में गन्ने की काश्त करके आप ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गन्ना गिरता नहीं है, गन्ने को आप आसानी से मिट्टी चढ़ा सकते हैं, जबकि खड्डों के अंदर गन्ने की लाजिंग ज्यादा होती है। जी नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तालिब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी तालिब साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में हार्ड वाटर ट्रीटमेंट सी ट्रीटमेंट के बारे में मालूमात लेना चाह रहा था, कौन कौन कर रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहा है और उनके क्या फायदे हैं, ये डॉक्टर साहब से सवाल। जी बहुत शुक्रिया। जी सर। हार्ड वाटर ट्रीटमेंट इस वक्त जो है ना, ये JWD जवाल दीन वाले शुगर में जो सादकाबाद है उन्होंने अपना प्लांट लगाया हुआ है, वो जहांगीर तरीन की मिल है, तकरीबन उन्होंने 1 करोड़ या कम से कम इससे भी ज्यादा का उन्होंने वो प्लांट लगाया हुआ है। मैंने उस प्लांट का विजिट किया तो वो कह रहे हैं ये ज्यादातर जो है ना जो आजकल वायरल डिजीज आती है ना उनके लिए सबसे बड़ा बेहतरीन इलाज है उनका, और दूसरी बीमारी को भी खास कंट्रोल करता है, लेकिन खासकर ये वायरल डिजीज जो है ना, मोज़ाइक होगी, वाइट लीफ डिजीज होगी, इनके लिए बेहतर है। क्योंकि वाइट लीफ डिजीज जो है ना ये सिंध से पाकिस्तान या पंजाब में आ रही है, सिंध से तकरीबन 2016 से ये रिकॉर्ड की गई, अब ये मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो जब ये पहुंची ना सादकाबाद, उन्होंने ये उनको ये प्लांट लगाना पड़ा, वरना उनका काफी सारा जो एकड़े जो है ना सिंध में जो है ना वाइट लीफ डिजीज से ज़ाय हो गए, और फिर इधर सादकाबाद में उसने अपना जो है ना वो असर दिखाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए जो है ना ये प्लांट लगाया है। और इसमें ये होता है कि करेन के जरिए से ना गन्ने को उसके अंदर डालते हैं। उनका ऐसा प्लांट मैंने दिखाया, तो वो प्लांट पानी गर्म होता है, उसको आधा घंटा उसमें अंदर तकरीबन रखते हैं 30 मिनट के, तो उसके बाद फिर निकालते हैं, फिर और उसके अंदर डालते हैं। तो 5-8-10 दिन करने के बाद ना फिर वो पानी को निकाल देते हैं, फिर नया पानी डालते हैं। तो ऐसा बेहतरीन किस्म का प्लांट उन्होंने लगाया हुआ है। जी उसका रिसाइकल लाइफ क्या है, मतलब एक दफा हमने ट्रीट किया उसको दोबारा कितने साल बाद हमने ट्रीट करना चाहिए सेम सीड को, यानी कि वो जो प्लांट किया है ग्रो किया है उसके बाद अगले साल करना चाहिए या उससे अगले साल करना है, इस
ये तो एक साल एक सीजन के लिए होता है ना, क्योंकि वायरल डिजीज ऐसी डिजीज है तो हर साल ही आ जाती है। जब गन निकलता है ना तो ये सीड के साथ चली जाती है और फिर इंसेक्ट के जरिए से भी ये फैलती है। तो एक दफा ये कारआमद एक सीजन के लिए। हर जो जब भी आप नया सीड लगाएंगे, नई सोइंग करेंगे, उसके लिए तो आपको हर दफा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी तालिब साहब आपका बहुत शुक्रिया। जो नईम साहब की टीम मौजूद है, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। मखदूम साहब, हुसैन साहब, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं चिप बड के हवाले से केपी के एक दोस्त ने सवाल किया था, तो गिल साहब ने भी जवाब दिया, मेरे एक दोस्त ने भी जवाब दिया था। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जब तक हम एक्सपेरिमेंट अपने लेवल पर नहीं कर पाते और उसकी सक्सेस को नहीं देख सकते, उसको फार्मर्स फील्ड पर लेके जाना कोई मुनासिब कदम नहीं है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा। जी मखदूम साहब बहुत शुक्रिया। नईम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसरिंग। मैडम मखदूम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस के ऊपर है, तो जब तक इसकी सक्सेस नहीं आ जाती तो उस वक्त तक इसको वाकई नहीं लेके जाना चाहिए जिम्मेदार के जी जी सर बहुत शुक्रिया। जी मुदस्सिर इकबाल साहब आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ हमारा इलाका कुछ इस तरह से जहाँ पे कलाठी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या गन्ने को वहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं? और अगर वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं तो उसकी पैदावार पे क्या असर होगा? इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि गन्ने की फसल में कौन कौन सी फसलें जो हैं वो इंटरक्रॉप कर सकते हैं हम लोग? जी बहुत शुक्रिया। जी सर। जी इसमें सारा जो सवाल है ना इनका सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल के ऊपर, तो वो ये है बेसिकली जो शुगर केन है ये सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप नहीं है, लेकिन फिर भी ये जहाँ पर आप 2 से 2.53 डेसिमल तक आपके अगर इसी है तो फिर भी आप हमारी जो वैरायटी CPF 237 है ना ये टारगेट करती है। जहाँ पर आपका सॉल्ट्स का प्रॉब्लम है तो आप CPF 237 वैरायटी लगाएं, पहले नंबर पे ये है। फिर दूसरे नंबर पे हमारी CPF 240, तो ये बेहतर पैदावार देती हैं। अगर आपका कहीं पे कलराठियापन है ज़मीन का या पानी आपका ब्रैकिश है, खरा पानी है, तो वहाँ पर आप स्पेशली आप CPF 237 लगाएं। तो दूसरा भाई का क्वेश्चन था इंटरक्रॉपिंग के हवाले से। तो इंटरक्रॉपिंग के हवाले से अगर आप सितंबर काश्त कर रहे हैं तो इसमें आप लगा सकते हैं जो सर्दियों की सब्जियां हैं, शलजम है, आप मूली है, ये भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद चिक्की है, ये आप लगा सकते हैं। लेंटेल है, ये आप लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप फरवरी मार्च में आप काश्त कर रहे हैं तो आप उसमें मूंग बीन आप काश्त कर सकते हैं। इवन लोग इसमें कुछ जो सितंबर काश्त है उसमें कनोला भी काश्त कर रहे हैं, लेकिन कनोला से थोड़ी सी हमारे ये एग्जॉस्टिव क्रॉप है, लेट हार्वेस्ट होती है इससे हम अगर आप लेंटल और चिक्की या लिग्नस क्रॉप इसमें आप इंटर क्रॉप करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट देते हैं इस क्रॉप को। जी 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 बहुत शुक्रिया। जी इफ्तिखार अली साहब। जी मेरी आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी मैंने क्वेश्चन ये पूछना था कि हमारा जो FST है ये फैसलाबाद, इसके लिए कौन सी बेस्ट वैरायटी है उगाने के लिए? दूसरा वाटर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि एक क्रॉप को कितनी मैक्सिमम वाटर जो है वो रिक्वायर होती है समर के सीजन में जब हम उगाते हैं, मतलब कि एक महीने में हम कितनी पानी दें क्रॉप को। और एक और इसी तरह का क्वेश्चन है कि जो DAP का इस्तेमाल है वो उगाई के वक्त हम करें या बाद में कर सकते हैं, और दूसरी जो फर्टिलाइजर है उनका भी। अच्छा सर, जो आपने पूछा कि वैरायटी कौन सी फैसलाबाद के लिए कौन सी वैरायटी जो बेस्ट है, तो इसमें ये है कि हमारी जो वैरायटी 253 जो है वो सबसे बेस्ट है, और इसके अलावा 77-400 है, 251 है, यह भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हमारा जो एरिया है अपना जुमरे वाली साइड पे, जड़ा वाले साइड पे, यहाँ पे 251 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 253 जो है वो फैसलाबाद के एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसमें दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि हम DAP जो है वो इनिशियल स्टेज पे करें या स्प्लिट करें। बेहतर तो यही होता है कि आप इसको एट द टाइम ऑफ सोइंग ही करें, क्योंकि ये बेसल डोज जो है वो गन्ने की जो इनिशियल स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसने स्टार्ट लेना होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो तीसरा मैडम क्वेश्चन कौन सा पूछा था इन्होंने? पानी की जी
पानी जो है ये तो आमतौर पे हमारा जो है वो 15 से 16 जो पानी है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो डिपेंड करता है आपकी जो सीजन है, क्लाइमेट है, क्या मौसम है, बारिशें कम हुई ज्यादा हुई, तो आपने मेथड कौन सा इस्तेमाल किया है, तो हर चीज उसके, ये तमाम चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं थोड़ा सा ना इसमें पानी के हवाले से ऐड करना चाहूँगा। जी नईम साहब। जब आप गन्ने की बिजाई 4 फुट के फासले पर करेंगे तो आप थोड़े पानी के साथ भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप को फ्लड नहीं करना आपने, इसमें आपने खेलियों के अंदर आप पानी लगाएंगे तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 15-16 पानी बड़े आराम से इसके लिए सफिशिएंट है, 20 पानी लगाने की आपको ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको जो है ना गन्ने की बजाय ये ज़रूरी। और दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है कि आप चाहते हैं कि पानी की ज़ाहिर दिन ब दिन कमी हो रही है, तो पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए शुरू के अंदर आप ज़रूर जो है इस्तेमाल करें एक खादों का, ख़ास तौर पे ये जो हमारी खादें हैं रूढ़ी वगैरह का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो इससे हमारी पानी की बचत होगी। इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों की केयर की जाए। जी नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलिक रजा साहब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैंने भी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि मैं नया काश्तकार हूँ, तो इन्होंने बताया जी 4 फुट जो ट्रेंच वाला मेथड है, इसको काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि एक तो ये कि एक बेड के ऊपर कितने समय आएंगे, मतलब एक लाइन आएगी या 2 रोज आएंगी, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है समूह का वो कितना होगा जी? थैंक यू। इसके अंदर ये है कि आपने ये जो हमारा 4 फीट का मेथड है ये डुअल रो है, यानी कि 2 रोज एंड टू एंड हमने लगाई होती हैं और जा रही होती हैं साथ साथ, और एक रो का दूसरी रो के दरमियान जो फासला है वो 4 से 5 या 6 इंच तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए, यानी कि फर्क नजर आए कि 2 रोज आपकी इकट्ठी जा रही हैं। तो ये इसका बेहतरीन इसमें ये चीज होती है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। मलिक रजा साहब आपकी बात क्लियर हो गई आपको? जी तो ये जो 2 रोज होंगी जो आपस जो साथ वाली 2 रोज आ जाएंगी जो समूह की होगी, उसमें तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, जो उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो फिर मतलब काफी कम हो जाएगा, जो खेल के साथ एडजॉइनिंग होगी खेल जो बेड होगा। नहीं इसमें कम नहीं होगा, असल में जो हम बेड है ना, बेड 2 फुट का होता है और जो उसकी ट्रेंच है वो तकरीबन 1.5 फुट की होती है, तो उसके अंदर जो नीचे जगह होती है यहाँ पे हमने सम्मे लगाने होते हैं, रो हमारी जा रही होती है, तो 4 से 5 इंच का अगर फासला रखेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं आता, स्पेस काफी होती है उसके अंदर। जी ठीक हो गया जी, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद फरहान साहब आप सवाल पूछ सकते हैं। नाली है वो 4 से 6 इंच हुई है। मैंने पहले भी सवाल पूछा था, लेकिन उस वक्त शायद हमारा एक्सपर्ट पैनल बैड नेटवर्क की वजह से जी मोहम्मद फरहान साहब इस सवाल जी मैं अपने उसी क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ, काइंडली एक्सपर्ट पैनल उस पर मुझे गाइड करे कि हमें शुगर केन की फील्ड में 1 एकड़ में मदर प्लांट्स कितने चाहिए होते हैं, कितनी टिलरेंट कैपेसिटी है, और एट द एंड हमें मिलेबल केन्स कितने चाहिए। मेरी ये कन्फ्यूजन पहले नहीं दूर हो सकी, काइंडली इसके ऊपर जरा अगर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए प्लीज। जी जरूर। इसके अंदर ये है कि जो मिलेबल केन है 1 एकड़ के अंदर वो हमें 60,000। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। जी मैडम, इसमें जो है 60,000 हमारे जो है ना गन्ने मिलेबल केन वो 1 एकड़ में लाजमी होनी चाहिए। इससे हमारी जो है 1400-1500 तक अमान जो है 1 एकड़ में इससे यील्ड आ जाएगी अगर हमारे 60,000 पर एकड़ मिलेबल केन होंगे। जी तो सर हमें मदर प्लांट्स कितने चाहिए, और टिलरिंग कैपेसिटी भी जो शुगर केन की है तो कितने टिलर्स हमारे ऑन एन एवरेज सक्सेसफुल रहते हैं? सर इसमें यह है कि हम जब हम गन्ना काश्त करते हैं ना, हमारी जो जर्मिनेशन होती है वो 50 से 60-70% होती है, इन वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करती है। अच्छा अब आगे जो है ये अगर सपोज हमने 100 गन्ने लगाए हैं ना जी, 100 आंखें लगाई हैं तो उसमें 50 जर्मिनेट करेंगे आपको, तो उसमें जो एवरेज निकालेंगे तो एवरेज एक आंख से 2 से 3 गन्ने जो है ना वो निकलने चाहिए आपके, फिर आपके 60,000 जो मिलेबल केन है पर एकड़ पूरे होंगे आपके। फाइन। और सर कौन सा ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो डायरेक्टली जो टिलरिंग है और मिलेबल केन की जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करता है?
इसमें जिंक जो है, जिंक का बड़ा अहम किरदार है। अगर आप जिंक इसको अप्लाई करते हैं तो टिल्टरिंग कैपेसिटी है उसको बेहतर करेगी वो। जी जिंक फाइन, सल्फेट थैंक जो है यू जी, थैंक यू सर ये जिंक, ये हमारे किसान भाई फेसबुक पर भी जानना चाह रहे थे कि जिंक को किस स्टेज पे और सल्फर को किस स्टेज पे, शायद मैं पहले सवाल पूछ चुकी हूँ कि किस स्टेज पे डालना चाहिए क्रॉप में। इसको आप बिजाई के वक्त डालें तो बेहतर होगा, क्योंकि डीएपी या सब के साथ इसको आप अप्लाई करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट आता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी हसान साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हसन अहमद, जी आप मेरी आवाज आ रही है? सॉरी। बिल्कुल आ रही है। जी श्योर सर, एफबी पेज पे भी यही एक पॉइंट जो है वो रेज किया गया था। आप जरा इसे बता दें कि ये 2 सीजन में हम इसकी ना शुगर केन की काश्त कर सकते हैं। तो एक तो इसके डिफरेंस के हवाले से बता दें, मतलब वो सितंबर काश्त और जो फरवरी मार्च काश्त है, इसमें क्या डिफरेंस है? कोई क्वालिटी में डिफरेंस आता है या वैसे मतलब कि कौन से सीजन में जो है वो काश्त बेहतर रहती है? और दूसरी बात, अभी आपने इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट के हवाले से बताई है कि आप मतलब जो जिंक है वो इसकी सोइंग टाइम पे आप जो है वो डाल सकते हैं। तो इसमें एक बात मतलब मेरे माइंड में है कि शायद ये जिंक जो है वो फॉस्फोरस के साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं होती, जिंक फॉस्फेट बनाता है या कोई इस तरह का? अगर इस तरह का कोई इसका है तो वो भी ज़रा इलेबोरेट करते हैं। थैंक जी अच्छा, इसमें ये है कि जो सोइंग टाइम है ना जी, वो इसमें दो हमारे जो सोइंग टाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो ये है कि हमारी जो अपना ऑटम सीजन है, दूसरा स्प्रिंग सीजन है। ऑटम के अंदर ये है कि आपने सितंबर के महीने में इसकी काश्त शुरू करनी है। आपने सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के आखिरी डेट तक आप इसको बिजाई कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर में करेंगे तो इसका उगाव नहीं होगा, फिर इसकी टिलरिंग नहीं होगी, क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, फिर ये यानी कि जो ऑटम सीजन के अंदर ये 2 महीने जो होते हैं ना आपके, यानी कि सितंबर के महीने में मुकम्मल कोशिश करें मुकम्मल करने की तो सबसे बेस्ट है। अगर आप लेट हो जाते हैं, कोई वजह वजह बन गई, तो आप नवंबर का अपना अक्टूबर का महीना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा स्प्रिंग सीजन है उसमें आपने फरवरी के महीने में आपने 1 फरवरी से शुरू कर सकते हैं आप, और 15 मार्च तक आप कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद आप करेंगे तो उसकी आपकी फसल की पैदावार बहुत कम हो जाएगी, यानी कि 60 से 70% तक कम हो जाएगी। फिर रंग नहीं होगी, जर्मिनेशन मुतासर होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें बेहतरीन जो टाइम है वो 15 मार्च तक ही होता है, तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं इसके अंदर। जी मैं थोड़ा सा ना इसमें ऐड कर देता हूँ। इस तरह है कि जो एक तो सितंबर का महीना है, और इसके लिए जो ज्यादा बेहतर है सितंबर का ही महीना है। इसका फर्क ये है फरवरी और सितंबर का आपस में, जो मेरे भाई ने सवाल पूछा था कि अगर आप सितंबर के महीने में लगाएंगे तो ज़ाहिर है 1 साल के लिए या 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए आपकी जो जमीन है ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो इसलिए जिमींदार को मैं जो मशवरा दूंगा कि 15 से 20% से ज्यादा आप सितंबर काश्त ना करें, लेकिन जो सितंबर काश्त करे उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर इंटर क्रॉपिंग करे, कोई ना कोई फसल दूसरी लेके आए, फिर तो सितंबर काश्त का फायदा है। अदरवाइज जो है सितंबर काश्त का उतना फायदा नहीं है जितना फरवरी काश्त का है। हाँ, ये जरूरी है कि आप सितंबर काश्त में आप इंटर क्रॉपिंग लेके आए, इससे फिर आपकी पैदावार भी बढ़ती है। वैसे सितंबर काश्त और फरवरी काश्त का कंपैरिजन करें यील्ड का, तो सितंबर काश्त से यील्ड ज्यादा आती है, लेकिन जमीन भी ज्यादा अरसे के लिए आपकी ऑक्यूपाई हो जाती है, इसलिए इंटर क्रॉपिंग उसके अंदर जरूर करें। बाकी जो आप ज्यादा फसल है वो फरवरी काश्त में ही लेके आए जो है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। खालिद महमूद साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? खालिद महमूद साहब, हम आपको सुन रहे हैं। जी सुफियान खालिद साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मेरा सवाल जो एक्सपर्ट अयूब की एक्सपर्टीज से अभी ने बताया कि आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई जी। जी सुफियान साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। जी मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी आ रही सुफियान साहब, आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जी सुफियान साहब, आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह एक्सपर्ट तक पहुंचा देती हूँ। डॉक्टर नईम साहब, हमें फेसबुक से अहमद सिंधु साहब पूछना चाह रहे हैं, गोजरा रहीमिया खान में कौन सी वैरायटी लगाई जा सकती है? जो चोलिस्तान साइड पे वो रहते हैं, तो कौन सी वैरायटी वो लगा सकते हैं गन्ने की? जी वहाँ पे CP 77-400 और CPF 253 और 252 ये अच्छा परफॉर्म करेगी वहाँ पे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये कमेंट सेक्शन में उस्मान अली साहब काफी देर से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं
कि लैया बखर के अंदर कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म करती है गन्ने की, और इसके साथ साथ पूछना चाहते हैं कि CPF 251 का सीड कहाँ मिल सकता है उनको। कौन सी वैरायटी का सीड मैडम? CPF 251 का हमारे पास से भी सीड मिल सकता है, और अच्छा। खानपुर से भी मिल सकता है इसका सीड। और जो वैरायटीज के मतलब इन्होंने पूछा है, अगर तो नॉर्मल टाइम पे इन्होंने वैरायटी काश्त करनी है तो CPF 253 बहुत अच्छी वैरायटी है उसके लिए, CPF 250 भी, CPF 251 भी ये वैरायटीज है। ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, और ये जो CPF 253 है ये मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारा जिम्मेदार अगर उसको लेट मैच्योरिंग वैरायटीज लेट ही हार्वेस्ट करे तो फिर उसके लिए जो है CPF 252 बहुत अच्छी वैरायटी है। ये इससे, लेकिन इसकी मैंने जैसे बताया ना कि इसकी जो रिकवरी है बेहतर होती है फरवरी में जाके। अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग दिसंबर में करेंगे या जनवरी में करेंगे या नवंबर में करेंगे तो इसकी रिकवरी नहीं पूरी होगी, मिल वाले आपसे कटौती करेंगे, ये वैरायटी नहीं लेंगे। ये वैरायटी अगर जाके फरवरी में आप मिल को देंगे तो इसकी रिकवरी उस टाइम बहुत अच्छी होती है, फिर ये इससे मिल का सीजन भी एक्सटेंड हो जाता है, और हमारी जो है कहने के उसके ऊपर जो अखराजात हैं वो भी कम हो जाते हैं, और इसकी यील्ड भी बहुत अच्छी है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब पूछना चाह रहे हैं कि हम गन्ने की फसल को कब हार्वेस्ट करें कि मैक्सिमम शुगर रिकवरी कर सकें। जी जी सर। जी, बात वही आती है कि हमारे एक तो स्विंग सीजन पे डिपेंड करता है, उसने सितंबर अगर कास्ट किया है तो फिर उसको अर्ली वो नवंबर में काट सकता है। अगर फरवरी कास्ट है तो फिर डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है। अगर हमारे अर्ली वैरायटीज हैं, CPF 250 है, CPF 251 है, तो फिर आप इसको आप नवंबर में भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी मीडियम वैरायटीज जैसे CPF 253 है, 246 हमारी वैरायटी है, 249 है, ये मीडियम है, इनको आप दिसंबर में ले जाएं। जो हमारी लेट मेच्योरिंग वैरायटीज हैं CPF 252, इनको हम रिकमेंड करते हैं आप फरवरी में हार्वेस्ट करें। ये हमारा पूरा पैटर्न है कि वैरायटी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर स्विंग सीजन आपने कौन सा लगाई है, कितना उसको पीरियड हो गया, तो फिर वो डिसाइड करना होता है आपने किस टाइम हार्वेस्ट करनी है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं इसमें मजीद ऐड कर दूं जी सर। कि इससे जनरल सा असूल है इसका, अगर तो आपके पास रटून कराप है और सितंबर प्लांटिंग कराप है तो फिर इसकी आप हार्वेस्टिंग जल्दी करें, नवंबर और दिसंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग कर लें ताकि ये लाजिंग ना कर जाए वैरायटी जो है, और ये बेहतर है कि आप मिल्क को टाइमली सप्लाई कर दें। इस वक्त इसकी रिकवरी पूरी होती है, यील्ड ठीक होती है, वरना इसकी यील्ड रिड्यूस हो जाती है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आपकी फरवरी काश्त है या मार्च काश्त है और अप्रैल में भी इवन जिम्मेदार जाके काश्त करते हैं तो फिर इसकी लेट मिल को सप्लाई करें, जनवरी फरवरी में जाके मार्च में जाके मिल को अगर देंगे तो इसकी रिकवरी भी बेहतर होगी और इसकी यील्ड भी फिर आपकी बेहतर आएगी। जी जी, बहुत शुक्रिया। सुफियान खालिद साहब ये पूछना चाह रहे थे कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर गैप फिलिंग इन न्यू क्रॉप इन केस ऑफ लो जर्मिनेशन एंड रिटून क्रॉप। जी, इसके अंदर जो है ना गैप फिलिंग का बेहतरीन तरीका चीज़ यही है कि आपने स्टोर पे एक 251 वैरायटी आपने कास्ट करनी है, तो आप 1-1.5 से 2 माह पहले आप उसकी नर्सरी तैयार कर लें। बड चिप्स का यही फायदा है, जो चिप बड पहले भाई बात कर रहे थे ना KPK में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसका एक्चुअली उसका बेनिफिट है यही है कि आप उसकी नर्सरी तैयार कर लें आप, और जैसे ही गैप फिलिंग नजर आए आपको वहाँ पे आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें। बेहतरीन चीज़ यही होती है इसकी। जी सर, ये बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जहां भी आपको आपकी फसल के अंदर गैप नजर आता है आप वहां पर वो पौधे जो हैं लगा सकते हैं ताकि आपको गैप फिल हो जाए। हमारे साथ अहमद सिंधु साहब मौजूद है। अहमद सिंधु साहब, बेसिकली इस प्रोग्राम का टाइम तो 1 घंटा है, लेकिन सवालात को मद्देनजर रखते हुए, हमारी ऑडियंस की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए हम इस प्रोग्राम का टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अगर फिर भी हमारे फार्मर्स से कोई सवाल है तो काइंडली आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को जवाब मिल चुके हैं वो अपना हाथ नीचे कर लें ताकि मुझे समझने में आसानी हो कि हमारे कौन कौन से आगे फार्मर्स हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। अहमद सिंधु साहब पूछना चाह रहे हैं कि गोजरा फैसलाबाद से 60 किलोमीटर है, वहां कौन सी वैरायटी कामयाब है, मुझे इसके बारे में जरूर बता दें। जी सर। ऐसे है कि गोजरा या फैसलाबाद ये जो इलाका है
इसमें आप 3-4 वैरायटीज आप काश्त कर सकते हैं। एक तो ये है कि CPF 53 जो है वो पूरे पंजाब के लिए है, वो आप काश्त कर सकते हैं। अगर आप लेट मैच्योरिंग में जाएंगे, लेट हार्वेस्ट करना है और लेट ही आपने मिल को सप्लाई करनी है, तो उसके लिए CPF 252 बहुत अच्छी वैरायटी है इसी इलाके के लिए। अच्छा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि फिर आप लेट हार्वेस्ट करें और लेट ही इसकी मिल को सप्लाई करें। बसूरते दुगेर जो है फिर वो CPF 253 ही सिर्फ आप वैरायटी लगाएं। इसके अलावा जो वैरायटीज आप काश कर सकते हैं, उसमें पुरानी वैरायटी में CP 77-400 आप काश करते हैं, CPF 237 आप काश कर सकते हैं, CP 250 भी आप काश कर सकते हैं और 51 भी आप काश कर सकते हैं। ये वैरायटी सारी की सारी जो है आपके इलाके के लिए या फैसलाबाद के लिए ये बेहतर वैरायटीज है। जी नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरफान सरवर साहब मौजूद हैं। वो पूछना चाहते हैं कि पोटाश जो है वो पाकिस्तानी डालनी चाहिए, इम्पोर्टेड डालनी चाहिए? मैं दरअसल इस सवाल में इसलिए हंसी हूँ कि पाकिस्तान तो कोई रही मसला नहीं है, पोटाश इम्पोर्टेड हो, वैसे भी ये इम्पोर्ट हो रही है। हमारे पोटाश हमारे पास रिजर्व नहीं है। ये जितनी भी हमारे जो MOP है उसको हम म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, पोटाशियम क्लोराइड, और जो SOP है उसे हम सल्फेट ऑफ पोटाश कहते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आप देखें कि सल्फेट ऑफ पोटाश, उसमें हमारा जो पोटाशियम है वो 50% होता है, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है पोटाशियम क्लोराइड उसमें पोटाशियम 60% 60% होता है। अगर वो दोनों चीज़ें पूरी हैं उसमें तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी जो बात नहीं है नुकसान की। जी बहुत शुक्रिया। यासिर गुज्जर साहब ये कहते हैं कि व्हाई वी डोंट फोकस ऑन बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल के ऊपर हमने क्यों बात नहीं की? नईम साहब, इसमें मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। देखिए, बायो कंट्रोल के ऊपर इसके ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं हुई। दूसरी जो क्रॉप्स है उनमें तो थोड़ा बहुत ही हुई है, लेकिन बायो कंट्रोल जो है ना ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। इसकी एप्लीकेशन है, इसका फिर संभालना, इसका पालना बहुत मुश्किल होता है। बैक्टीरिया को या दूसरे जितने ऑर्गेनिज्म है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे फार्मर जो है वो ज्यादातर इग्नोरेंट, इतने पढ़े लिखे नहीं है। थोड़ी सी भी लापरवाही जो है ना इसके कल्चर को सही तरीके से वो मुफीद नहीं हो सकती। इसलिए ये जो है ना इसके ऊपर अभी तक रिसर्च इतनी नहीं हुई। और दूसरी ये है ये तकरीबन लंबी क्रॉप है, 8-9 महीने ले जाती है। बायो कंट्रोल इसके लिए इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे, तो क्लाइमेट चेंज होती रहती है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, इसमें हो भी रहा है बहुत सारा ट्रैक प्रोग्राम के कार्ड हैं जो शुगर मिल्स वाले भी, फातिमा शुगर मिल वाले भी दे रहे हैं, और भी हमारे पेस्टिसाइड की जो लेबॉरेटरीज है एक्सटेंशन बैंक की वो इसमें काम कर रहे हैं। ट्रैक प्रोग्राम के कार्ड देते हैं कि वो आप कार्ड जाकर लगाएं, उसमें से एग्जॉस्ट के होते हैं, वहाँ से लार्वा पीपा निकलता है, तो वो जाके उसके जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनको वो एज ए खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर बात वही है, वो इतना अभी लार्ज स्केल पे हुआ नहीं, लेकिन हो रही है रिसर्च। वो इंशाल्लाह जो ना फ्यूचर में ये भी अच्छा इसका फील्ड में आ जाएगी और कामयाबी होगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब, आप सवाल पूछना चाहते हैं? आपका सवाल आखिरी होगा प्रोग्राम का, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी टाइम ऊपर ले चुके हैं अपने मेहमानों का। जी मोहम्मद फरहान साहब। मोहम्मद फरहान साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में हमारे मेहमान का माइक म्यूट है। मोहम्मद नईम साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं फेसबुक सवाल देखती थी, बहुत सारे फार्मर्स ने खादों के बारे में पूछा है, नीचे कौन सी खाद डालनी चाहिए, DAP कब डालें, यूरिया कब डालें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से डालें। तो मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप 1 मिनट में बता दें ओवरऑल जो स्केड्यूल है गन्ने की फसल के अंदर खादों का एक बार फिर से, ताकि सारे मेहमानों को क्लियर हो जाए और वो सारे सवाल भी इसमें कवर हो जाएंगे। जी इसमें मैं ये ऐड करूँ कि बेसिकली हमारे जो मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास ना, NPK, N हमारे नाइट्रोजन सोर्स है, फास्फोरस हमारा जो फास्फोरस ये सोर्स है, इसमें DAP हमारा मेजर, ज़्यादातर लोग उसमें DAP इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोफास भी है इसमें, तीसरा तो इसका SSP सिंगल सुपर फास्फेट भी है। बेसिकली जो हमारी रिकमेंडेड डोज है वो आपने पूरी करनी है, तो वो हमारी 2 बैग DAP, 2 बैग पोटाश और 3 बैग हम रिकमेंड करते हैं यूरिया के, वो आपने डालना है। तो इसमें जो मेजर हमारे 2 जो है ना पोटाश और फास्फोरस खाद, ये हम कहते हैं आप बिजाई के वक्त डालें। जो नाइट्रोजन है ये आप सप्लेट डोजेज में बाद में 3 से 4 आप सप्लेट डोज उसमें इस्तेमाल करके डालें। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिंक का, ये आप शुरू में भी डाल सकते हैं, अगर आप बाद में फर्टिगेशन भी इसको कर सकते हैं। लेकिन पोटाश की फर्टिगेशन भी अगर आप पहले किसी फार्मर के पास पैसा नहीं है, वो नहीं डाल सका, तो आप बाद में वो 60 डेज 90 डेज के बाद अगर उसको फर्टिगेशन करें तो वो भी उसके लिए बेनिफिट है, कोई नुकसान नहीं है। जितनी ज़्यादा स्प्लिट डोज में करेगा पोटाश जिंक को और नाइट्रोजन को, उतना ज़्यादा उसका फर्टिलाइजर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और अच्छा बेनिफिट होगा। जी
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर फरीद साहब, आप हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और माशाल्लाह आप बहुत सारे किसानों को गाइड करते हैं। मैं आखिर में आपसे दरख्वास्त करूंगी कि ऐसी आप कौन सी टिप्स देना चाहेंगे हमारे किसानों को जिससे वो गन्ने की पैदावार ज्यादा ले सकते हैं, और आप मशहूर हैं अपने इलाके में गन्ने की ज्यादा पैदावार लेने में, तो थोड़ा सा हमारे भाइयों को गाइड कर दीजिएगा। जी सर। देखिए जी, सबसे मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपने पानी जो है वो जिस तरह सब्जियों को रेज पे लगाना है उस तरह लगाएं। आपने उसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी, खेलियों के ऊपर से पानी नहीं निकालना, ये सबसे बड़ा आपका काम है। दूसरा, बैलेंस फर्टिलाइजर है वो आपने देना ही देना है। आपने क्रॉप प्रोटेक्शन भी देखनी है। बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एक चीज मिलती है विच इज कॉल्ड ये बायोसल्फर। ये बेसिकली सल्फेट है। मैं यूजुअली इसको यूरिया के साथ मिक्स करके डालता हूँ। इससे यूरिया जो है वो जरा बेहतर और स्लो रिलीजिंग हो जाती है, उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। दूसरा, मिट्टी अच्छी तरह चढ़ाएं और इसकी जो पोटाश है वो उसको इग्नोर मत करें। पोटाश ये ग्रैंड ग्रोथ स्टेज में जाती है आपकी अपना शुगर केन मई जून में एकदम, जिसको कहते हैं ये फुटों के हिसाब से बढ़ती है। तो अब जिस तरह एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि आप अपनी यूरिया एप्लीकेशन जून मैक्सिमम बहुत अगर खींच लें तो जुलाई तक, पहले हफ्ते तक ले जाएं। इसके बाद आपने यूरिया नहीं देनी। और पोटाश जो है वो उसकी जो अपटेक है वो शुरू होती है आपकी जुलाई अगस्त सितंबर। इधर में अगर आप इसकी जो अपटेक कर्व देखें तो जुलाई से शुरू होता है और ये पीक करता है अगस्त के पास। तो इस वक्त आपने कोशिश करें, जो 2 है मेरे हिसाब से 2.5 भी बोरियां दे दें पर एकड़ ओवरऑल फसल को, तो उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो साथ मैं तो बैक्टीरिया के साथ भी काम कर रहा हूँ। मैंने इस बार वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया काफी अपना इस्तेमाल किया। वो आप देने की कोशिश करें, बहुत सस्ता काम है, उसको मल्टीप्लाई करके दें। फिर आप कोशिश करें आपकी जो मूडी फसल है उसकी जो बकाया जात हैं, शेवर फेर के बकाया जात को जलाएं मत, उसकी मल्चिंग कर लें। उसकी मल्चिंग कर लेंगे वो, जब तक आपने उसके ऊपर मिट्टी चढ़ानी है और चीजें करनी है, वो मल्च जो है वो खा पी के बीच में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। आप उसको आग मत लगाएं, तो उससे बहुत बेहतर चीजें होती हैं। फिर आप लेबर की मत सुने। आप अपना ट्रैक्टर ट्राला जो है, भारा ट्राला जमीन में मत लेके जाएं, बिकॉज आपकी मोटी फसल कम होने का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हम भरे हुए ट्राले खेतों में से निकालते हैं। कोशिश करें छोटी ट्रालियों में अपना थोड़ा थोड़ा गन्ना करके 50-100 मन और रोड पे लोड करें अपना गन्ना। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आपकी मोटी जो फसल है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि जहां से वो भारा टायर चला गया उधर से वो कंपैक्शन भी होगी और उसका जहां वो कमाद की मुड्डे पड़े हुए हैं वो सारे क्रश हो जाएंगे और वो जाया हो जाएगा। तो इससे बचें और कोशिश करें कुछ थोड़ा पैसे ज्यादा दे दें लेबर को, वो आपका ज्यादा फायदा है बनिस्बत आप अपनी सॉइल कंपैक्शन भी करें। तो ये 3-4 मेरी अपना रिकमेंडेशंस थी। जी बाबर फरीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर नईम अहमद साहब और उनके साथ जो पूरी टीम मौजूद है उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि, और हम देख सकते हैं कि आप लोग इस वक्त भी ऑफिस में बैठे हुए हैं। आपने हमारे काश्तकारों की रहनुमाई की। उन सब लोगों का जो हमें फेसबुक से बराह रास्त देख रहे हैं, जो जूम मीटिंग में मौजूद हैं, बाबर फरीद साहब जो कि हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बहुत अरसे से सावी के साथ अटैच हैं और कुछ हम इनको टिप्स देते रहते हैं, कुछ ये हमें टिप्स देते रहते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम सब एक दूसरे से सीख सकें और इस मुल्क की, इस कौम की बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकें। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर नईम अहमद साहब का। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में भी आप हमारा भरपूर साथ देंगे। नाज़रीन, अपनी मेजबान रिक्जा अवान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सावी बैठक में फिर से मुलाकात होगी नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। और यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूंगी कि जिन लोगों का इंटरनेट का प्रॉब्लम रहा है, हमारे फार्मर्स का, हमारे रिसर्चर्स का, वो फेसबुक पर ये प्रोग्राम पड़ा है, वहां से देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर मौजूद रहेगा ये प्रोग्राम, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और माजरत ख्वाह हूं अगर इंटरनेट की वजह से कहीं भी कोई मसला आया, आपको समझने में हम कोशिश